तो इसमें जितना कुछ आपको बताया गया था वो पहले बताओ, पढ़ के आए हो कि नहीं? नहीं आए पढ़ के? आए हो? हाँ सर ऐसे ही ला रहे हो। ये कैसा हाँ होता है? तो अगर आप पढ़ के आए हैं, जितना बताया गया था उतना प्रैक्टिस करके आए हैं, तब तो आपको सही से समझ में आएगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर सो जाओ। जितने लोग नहीं पढ़े अपना हेड डाउन करके सो जाओ। तो अगर पढ़ा हुआ है तो फिर आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो थोड़ा सा जो बेसिक चीजें थी वो हम लोगों ने समझ ली थी। अब हम लोग सिर्फ रूल्स समझ रहे हैं। तो यहां पर जो फार्मूले थे वो ये वाले जो फॉर्मूले थे, यही बस फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। जैसे पहला था कि y इक्वल टू अगर कांस्टेंट है तो dy बाई डी एक्स 0 हो जाएगा, अगर x है तो उसका 1 हो जाएगा, और अगर cx टू द पावर n है तो cnxn माइनस 1 हो जाएगा। हमने क्या कहा था कि जो कैलकुलस का पार्ट है ये बहुत आसान है। वैसे देखा जाए तो कैलकुलस कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब जैसे अगर हम थोड़ा सा हायर लेवल में जाएं या मैथमेटिक्स के लेवल की हम बात करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपके लेवल में जितना यूज है वो बहुत आसान है। मतलब उसमें कुछ करना ही नहीं होता है। जैसे हमने आपको सिंपली बताया था ना कि बस वो चीज देखो और जैसे बताया गया वैसे कर दो। ठीक है, जैसे हमने आपको एग्जांपल क्या दिया था कि जैसे आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया, तो आपको यहां पर पता है कि ये लेंथ हो गई और ये विड्थ हो गई, तो एरिया क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, सभी को पता है। तो अगर हम लंबाई चौड़ाई की वैल्यूज बदलते चले जाएं तो आप एरिया निकालते जाओगे, जो जो वैल्यूज देते जाए, क्योंकि आपको L इंटू बी ही तो करना है। तो ये आप कैसे कर ले रहे हैं? जैसे अगर हमने एरिया, आपको एरिया का हमने कहा लंबाई इसकी 2 है और चौड़ाई इसकी यहां पर 1 है, तो एरिया कितना हो गया? 2 हो गया। और अगर हमने यहां पर डेटा बदल दिया, इसको हमने 3 कर दिया, इसको 2 कर दिया, तो 6। मतलब तुम ये काम आराम से कर ले रहे हो ना। क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि तुम्हें ये फार्मूला पता है ना कि एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। मतलब अगर तुम्हें फार्मूला पता है तो तुम्हें पता है कि यहां पर हमें दोनों वैल्यूज रखनी है और इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना, यही आंसर हो जाएगा हमारा। कैलकुलस में अगर आप देखो तो आपके लेवल में इतना ही कॉन्सेप्ट है कि आपको फार्मूले और रूल्स बता दिए गए, बस उनको ध्यान रखो, जो कहा जा रहा है उसको जैसे बताया गया वैसे लिख दो। जैसे यहां पर cx टू द पावर n है, तो अगर यहां हमने देखा 4x स्क्वायर है तो उसी से मैच कर रहा है ना। n कोई भी नंबर हो सकता है, c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो कांस्टेंट को कहा गया ऐसे रख दो और इसको nxn माइनस 1 कर दो, तो वही तो किया गया। कांस्टेंट को ऐसे रख दिया गया, n का मतलब 2 को हमने पहले ले लिया और यहाँ 2 माइनस 1 कर दिया, बस हो गया डिफरेंसेस। ठीक है, तो कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं ये, बस आपको एक बार थोड़ा सा ध्यान से प्रैक्टिस कर लेनी है बस, कि एक अलग चीज है तो उसको कैसे बताया जा रहा है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे इसी तरह से हम लोगों ने इसके एग्जांपल्स देखे थे। और फिर यहाँ पर y इक्वल टू ई टू द पावर nx, तो यहाँ पर इसका भी एक फॉर्मूला बता दिया है कि अगर कहीं पर आपको ऐसा फंक्शन मिल जाए, बाकी ये x और y जो हैं इनको चेंज किया जा सकता है। मतलब अगर हम x और y की बात करें तो x और y की जगह पर कोई भी सिंबल्स यूज किए जा सकते हैं, कोई भी वेरिएबल्स यूज किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि अगर y इक्वल टू ई टू द पावर nx है और आपसे कहा गया dy बाई dx करो, तो आप क्या करेंगे? इसमें क्या बताया गया कि n जो है उसको पहले रख लेंगे एंड देन e टू द पावर nx कर देंगे। तो वही यहां पर किया जा रहा है। ऐसे e टू द पावर 4x है तो आपने 4 को पहले लिख दिया और e टू द पावर 4x कर दिया। ऐसे यहां पर -6 था तो -6 को पहले लिख दिया और e टू द पावर -6x कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर हम लोग आराम से काम कर सकते हैं। ऐसे यहां पर log x बेस c है तो ये ln x, ये मतलब इसका दूसरा नाम है। ठीक है, या दूसरी तरीके से लिखने का नाम हो जाता है। तो यहां पर ये log x बेस c लिखो चाहे ln x लिखो, दोनों का मतलब एक होता है नेचुरल लॉग। जैसे ln x लिखा जाता है तो इसका मतलब बेस e होता है। ठीक है, तो जैसे होता नहीं आप लोगों का बाहर का नाम कुछ और होता है, घर पे कई लोग आपको कुछ और बोलते हैं, बिट्टू किट्टू पिट्टू जो भी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो भी है वैसे ही है, समझ लो कि ये ऐसे लिखा गया या हम ऐसे कह दें तो ln x कह देते हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब नेचुरल लॉग। इसका मतलब होता है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पर बेस क्या होगा? e होगा। ठीक है, आप और कुछ नहीं लिख, जैसे इसमें बेस लिखा नहीं गया लेकिन हमें इसका मतलब बता दिया कि अगर कहीं ऐसे लिखा गया तो उसका मतलब बेस ई होगा। तो आपने देखा कहीं पर ऐसा मिल गया आपको, बिल्कुल ऐसा एट इट इज, सिंबल कुछ भी हो सकता है, बस एट इट इज हो, तो उसको आप क्या लिख देंगे? 1/x लिख देंगे। तो वही चीज यहां पर आपको सारी बताई गई है। ठीक है, ऐसे यहां पर इसके एग्जांपल्स फिर हो गए थे। फिर अगला फॉर्मूला क्या था? यहां पर
इसमें एक फॉर्मूला हमने और बताया था, a टू द पावर nx वाला भी फॉर्मूला एक बताया गया था, तो वो हमने अलग बता दिया था आपको। यहां पर y इज इक्वल टू, अगर a टू द पावर nx है तो dy बाई dx क्या था, a टू द पावर nx n log a बेस e। ठीक है, ये आपको बता दिया गया था, लेकिन हमने अभी बताया था कि ये फॉर्मूला अभी तक यूज नहीं कराया गया है, e तक तो यूज कराए जा चुके हैं। ये वाला भी फॉर्मूला यूज कराया गया, इसके पहले वाला भी फॉर्मूला यूज कराया गया, बट ये वाला फॉर्मूला अभी यूज नहीं कराया गया, तो मे बी ये भी यूज कराया जा सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक थे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको बता दिया गया था साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो उनका क्या क्या होता है यहाँ पर वो डिफरेंशिएशन आपको बता दिया गया था। लेकिन हमने आपसे कहा था dy बाई डी एक्स साइन और कॉस का, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन का कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स। आप देखिए ज्यादातर आपके सामने यही आएंगे। ठीक है, यही सब कहीं फिजिक्स में पूरे कॉन्सेप्ट में या क्वेश्चंस में यही ज्यादातर आते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर इंपॉर्टेंट रूल्स थे, तो रूल्स में हमने ये वाला एक रूल सीखा था कि अगर आपको u टू द पावर n दिया गया हो, जहां u कोई x का फंक्शन है, u x का कोई फंक्शन है, तो dy बाई dx जो हो जाएगा वो nu n माइनस वन एंड du बाई dx। अब इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आपको जो बताया गया है, आपको रूल याद रखना, पीछे के फॉर्मूले याद रखने, 6 फार्मूले हैं, और उसके अलावा ये यहाँ पर रूल्स हैं, 4 रूल्स हो जाएंगे। तो रूल्स में आपसे कहा गया कि भाई अगर u टू द पावर n हो, जहां u कोई x का फंक्शन हो, तो x का फंक्शन का मतलब हमने इधर समझा दिया था, f एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये f इंटू x नहीं होता, कुछ लोगों ने टेस्ट में गलती की थी, उसमें दिया गया था x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसको लिख दिया था x इंटू टी, तो ये चीज नहीं होती। x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो है उसका मतलब है कि x को t के टर्म में लिखा गया, तो ये x जो है वो x एज अ फंक्शन ऑफ t, तो इसको x ही माना जाएगा, x इंटू टी नहीं। ब्रैकेट में ऐसे लिखने का मतलब होता है कि वो उसके टर्म में लिखा गया, जैसे u एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो x का फंक्शन है, तो देखो x के टर्म में लिखा गया, कुछ भी लिखा जा सकता है, एनी फंक्शन कुछ भी बनाया जा सकता है, बस वो x के टर्म में होगा। तो अगर वो x के टर्म में है, मतलब हमें पता है कि अगर यहां x होता तब तो nx n माइनस वन हो जाता, बस काम खत्म। लेकिन अगर यहां पर ऐसे है u टू द पावर n, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो आपका रूल क्या है, तरीका क्या है डिफरेंशिएट करने का, आप लिखेंगे n u n माइनस वन, इतना पहले आपने लिख दिया, फिर आपको u वाला जितना पार्ट है n छोड़कर उसको फिर से आपको डिफरेंशिएट करके लिखना होगा। तो बस यही आपको काम करना रहता है। इसमें आपको यहां पर जैसे आप देखें तो ये एक तरह का जनरल फार्मूला होता है, अगर हम देखें तो ये जनरल फार्मूला, जैसे आप यहां पर सोचो कि अगर हम y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n में ये फार्मूला यूज कर लें या ये रूल यूज कर लें, तो क्या आंसर हमारा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये जनरल फार्मूला है। लेकिन उसमें है क्या कि जब आप इसका लिखोगे dy बाई dx ऐसे, तो आप जैसे आपने इसी के बेसिस पर लिखा n x n माइनस वन, फिर आपको लिखना है ड्यू बाई dx, तो यहां u की जगह क्या है x, तो आप लिखोगे dx डिवाइडेड बाई dx, तो दोनों हट जाएंगे ना dx और dx, तो क्या बचेगा nx n माइनस वन। इसीलिए जो nx n माइनस वन एक्स टू द पावर n को लिखा जाता है, उसमें आगे वाला टर्म लिखा ही नहीं जाता क्योंकि वो गायब हो जाएगा ना। लेकिन अगर आप सोचो x के अलावा कुछ भी है तो वो गायब नहीं होगा, x के अलावा कुछ भी है तो वो गायब नहीं होगा, तो उसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जैसे यहां पर आप देखो 3x प्लस टू टू द होल स्क्वायर था, तो हम लोगों ने इसे सीधे समझा था कि हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये तो हमने बीच का स्टेप बता दिया था। लेकिन आप देखो क्या कहा गया, अब इसी को देखकर करना है ना हमें, 2 को पहले ले आएंगे, तो 2 को पहले लिख दिया, फिर ये क्या कह रहा है u लिख दो, तो हमने u लिख दिया 3x प्लस टू, फिर इसने कहा कि आप n माइनस वन कर दो, तो n क्या है 2, तो हमने 2 माइनस वन कर दिया, तो 2 माइनस वन क्या होता है 1, तो उसको लिखो या ना लिखो। फिर इसने क्या कहा, आप u को डिफरेंशिएट करके लिखो n छोड़कर, तो u इतना पार्ट है, तो इतने पार्ट का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3, तो आपने 3 लिख दिया, फिर 2 का आपने 0 लिख दिया, कांस्टेंट है ना, आसान है ना, मतलब कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ये है ही नहीं, जितना कुछ आपको यहां बताया जा रहा है वो सब यहां पर याद रखो, उसी तरह से इसको लिखते चले जाओ बस। ठीक है, जैसे बताया गया, आपको कुछ उसमें दिमाग ही नहीं लगाना, सोचना ही नहीं है, जस्ट जैसे लिखा वैसे आपको करते हुए चले जाना है बस। ठीक है, तो इसके हम लोगों ने एग्जांपल्स भी देख लिए थे, ये हो गया था ना, यहां तक हो गया था। नेक्स्ट यहां पर आते हैं हम लोग रूल नंबर 2 पर।
रूल नंबर 2 जो है वो है चेन रूल। तो चेन रूल के को समझने के लिए भी हम लोगों को एग्जाम्पल से लेना है, क्योंकि इसमें कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग यहां पर समझते हैं जो सेकेंड रूल है, दैट इज चेन रूल। वो हम लोगों को यहां पर आज करना है, और इसमें आपको कोई भी फार्मूला हम नहीं बताने वाले हैं। एक्चुअल में जैसे आप मैथमेटिक्स की बुक में देखेंगे तो चेन रूल का एक प्रॉपर सिस्टम होता है कि ऐसे ऐसे आपको करना है, लेकिन अगर हम उस तरीके से आपको बताएंगे तो वो आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। तो हमें वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करने नहीं, हमें सिंपल क्वेश्चंस करने। तो ये अगर हम डायरेक्ट सीख लेंगे एग्जाम्पल से तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। जैसे आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये वाला चेन रूल है ये कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एसएचएम पढ़ोगे, आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना है, या फिर वेव पढ़ना है, या फिर हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें ये बहुत यूज होता है। उसमें सब कहीं साइन का, एक्चुअल में उसमें हर जगह पर, चाहे अल्टरनेटिंग करंट हो, चाहे एसएचएम हो, वेव हो, तो यहां पर ज्यादातर जो फंक्शंस होते हैं वो साइन या कॉस के होते हैं, इस टाइप के, ओमेगा टी प्लस डेल्टा टाइप के, या ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस माइनस डेल्टा टाइप के। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं इसका डिफरेंशिएशन आप चेन रूल से ही कर सकते हैं। और ये आपको पता ही है, थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि जब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते हैं, या फिर हम एसएचएम पढ़ते हैं, वेव पढ़ते हैं, तो उसमें इसी टाइप के फंक्शंस यूज होते हैं। तो अब आप सोचो कि ये रूल अगर हमने सीख लिया तो वहां पर जब हम आपको बताएंगे चीजें तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आप बड़ी आसानी से उसको करते चले जाएं, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपको आ रहा है, ठीक है, इंटीग्रेशन आपको आ रहा है। तो हम लोग समझने वाले हैं इस रूल को, लेकिन हम डायरेक्ट आपको बताएंगे इसे करना, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग करने में आपको टाइम लगेगा और उसकी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लेवल में छोटी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है, मतलब छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं तो वो सीधे सीधे हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर चेन रूल को समझते हैं। जैसे आपको याद होगा कि हम यहां पर आपको एक चीज बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर एक्स अगर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स टू द होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम यहां पर साइन एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर ही, ठीक है। मतलब ये अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे अगर लिख दिया तो ये क्या है, गलत हो गया। मतलब साइन एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स टू द होल स्क्वायर, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स को हम साइन एक्स टू द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन तो हम सीख चुके हैं ना, u टू द पावर n से, लेकिन अब ये वाला कैसे होगा यही हमें यहां पर सीखना है, ठीक है। तुमने देखा होगा बस और ट्रेन पे लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है, पढ़ा है ना सबने। तो जो अपना कंसंट्रेशन है वो सुधारो, ठीक है, कि जब हम क्लास में बता रहे हो तो हमारी यहां से नजर चली जाती है कई लोगों पर, तो जैसे देख रहे हैं तो किसी पर भी नजर अटक गई, तो हम देखते हैं कई लोग जब हम पढ़ा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, ठीक है, तो अपना इधर उधर देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, तो सोच रहे हैं, पता नहीं कहां चले जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं इनको आपको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आपने नहीं सुधारा तो आप सीख नहीं पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखो सिर्फ यहाँ क्लास में बैठना जरूरी नहीं, फिजिकली नहीं, मेंटली भी तुम्हें प्रेजेंट होना है। तो पूरी तरह से आपको यहाँ रहना है, और जो कुछ भी बोला जाता है, बताया जाता है, उन सब चीजों पर आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि हम 2 दिन में सारी तैयारी कर लेंगे, 2 दिन में कोई तैयारी नहीं होती। और हमने आपको क्या बताया था कि शॉर्टकट नहीं होता है पढ़ाई का, ठीक है, वो तुम YouTube पर ढूंढो, तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर अच्छे से टाइम आपको देना पड़ेगा, ना कि ये कि जो है हम थोड़ा बहुत ऐसे वैसे कर लेंगे और आराम से सब हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर हम लोग काम करते हैं या जो पढ़ाई है वो एक तरह से माइंड की ट्रेनिंग है, ठीक है। अब ये बात भी कई लोग नहीं सुन रहे हैं हमारी, मतलब इतना घटिया कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो ये जो माइंड की ट्रेनिंग है वो माइंड की ट्रेनिंग है आपकी, ये जो पढ़ाई आप कर रहे हैं। और किसी भी चीज की ट्रेनिंग, हमने आपको एक बार शायद पहले भी बताया था, किसी भी चीज की ट्रेनिंग तुरंत नहीं होती। आपको जैसे हमने बताया था, एग्जाम्पल दिया था कि जो कार है वो अगर आपको चलाना सीखना है तो आप चाहे एक सिंपल से ड्राइवर से सीख लो और चाहे दुनिया के सबसे बेस्ट ड्राइवर से सीख लो, टाइम तुमको उतना ही लगना है,
आपको कोई ये नहीं है कि बढ़िया बेस्ट ड्राइवर से सीखेंगे तो वो कार आपको जल्दी सिखा देगा, ठीक है। एक सिंपल ड्राइवर जो कार चला लेता हो, अब मतलब ये नहीं कि जो नहीं चला लेता उससे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है, जो चला लेता है कार, उससे अगर आप सीखेंगे या दुनिया के बेस्ट ड्राइवर से सीखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल सकता है, उसके बताने के तरीके से आप कुछ सीख सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस उतनी ही करनी पड़ेगी। ये नहीं कि बेस्ट ड्राइवर है तो वो आपको 2 दिन में सिखा देगा या 4 दिन में आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास ड्राइवर बन जाए, नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वहां है क्या, वहां माइंड की ट्रेनिंग है। अगर आप एमबीबीएस में जब सेलेक्ट होते हैं तो वो सोचो वो 4-5 साल तक वो क्यों वहां पर तुम्हें पढ़ाते हैं, वो एक ही साल में तुम्हारा काम क्यों नहीं खत्म कर देते कि एक साल में तुमको सब पढ़ा डालें, मरीज देखने पैरासीटामॉल ही तो लिखना है तो वो आपको एक दिन में सिखा दें सब कि भाई ये कर लो, ठीक है, बॉडीज वहां हैं उनको फाड़ फाड़ के तुमको दिखा दें सब, ठीक है, कि ऐसे ऐसे कर लेना था, लेकिन वो नहीं हो पाएगा ना। वो चूंकि माइंड की ट्रेनिंग है, दिमाग को डिसीजन लेना है कि आपके सामने कब क्या आ जाए। जैसे हमने बताया था कि जब आप ड्राइवर से सीख रहे हैं तो जैसे आपके सामने कुत्ता आ गया तो उसने बता दिया भाई देखो कुत्ता आ रहा है, तुम बचो, इधर से निकालो, ब्रेक लगाओ, धीमा करो, ये करो, तो उसने बता दिया। अब जब उसने सिखा के वो चला गया तो तुम जा रहे थे, गधा आ गया तो तुम क्या करोगे, अब यार गधे के लिए तो कुछ पता ही नहीं था क्या करना है, तो ये थोड़े होता है, तुम्हारा माइंड पता है तुम्हें, चाहे कुत्ता है, गधा है, आदमी है, सुअर है, कुछ भी आ जाए, ठीक है, आपको ब्रेक ही लगाना है, ठीक है, या आपको बच के निकलना है वहां से, क्लियर है ना। तो ये चीज क्या है, वो ट्रेनिंग आपको दे दी, एट द टाइम आपको डिसीजन लेना। आपके सामने कोई पेशेंट आ गया, अब वो कैसी कंडीशन में, उसको क्या प्रॉब्लम है, तो वो आपका दिमाग जब ट्रेंड होगा हर चीजों को सोचने में, हर चीजों को थिंक करने में सक्षम हो जाएगा, तब आप वहां डिसीजन ले पाएंगे कि इसके साथ हमें करना क्या है, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग जो है वो एट द टाइम तुरंत नहीं हो सकती, ये धीमे धीमे ही होगा और इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। तो इसीलिए जब हम पढ़ाएं तो अपना कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश करो, ठीक है, दिमाग लगाओ यहां पर, ये नहीं कि हमें सब कुछ आ रहा है, आवा कुछ नहीं रहा है, ठीक है, वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, उसके बारे में भी एक दिन और बताएंगे ओवर कॉन्फिडेंस क्या चीज है। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं चेन रूल। तो चेन रूल जो है उसमें हम लोग जो अभी हमने बताया था साइन एक्स स्क्वायर, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। पहले एकदम देखेंगे, कोई लिखेगा नहीं, पहले एक देखो यहां पर और उसके बाद फिर आपको नोट करना। बहुत आसान है ये भी, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मन तो आपका यही करेगा कि हम dy बाई डी एक्स लिखना है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर लिख दें, बस खत्म कहानी। लेकिन ये चीज ऐसे नहीं होगी, क्योंकि ये फार्मूला तो आपको कहीं बताया नहीं गया, तो जो चीज आपको नहीं बताई गई है वो आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसके लिए कुछ और तरीके होंगे। अगर ये साइन एक्स होता, ये ना होता, तो ये सही हो जाता, लेकिन उसकी वजह से ये गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना है वो देखना है, ठीक है। तो यहां पर जैसे है साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर का जो मतलब होता है साइन एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है ये साइन है किसका, एक्स स्क्वायर का, मतलब ये सिर्फ एक्स स्क्वायर का साइन लिया गया। साइन स्क्वायर एक्स जो होता है उसका मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये वाली चीज देख रहे हैं, ये हम देख चुके हैं पहले से। तो हमें यहां करना क्या है, बहुत सिंपल से है कि dy बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स अगर होता, जैसे आप भूल जाओ कि वो एक्स स्क्वायर है, आप ये सोचो कि वो स्क्वायर नहीं है, वो एक्स है, तो अगर ये साइन एक्स होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, कॉस एक्स होता, तो हम वही लिखेंगे कॉस, लेकिन एक्स नहीं, जो होगा वही लिख देंगे। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो साइन एक्स स्क्वायर का हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, लेकिन साइन एक्स का तो कॉस एक्स हमें पढ़ाया गया, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर नहीं पढ़ाया गया। तो हमें करना क्या है, यहां पर जितना ये पार्ट होता है आगे, अगर ये एक्स होता तो हम यहीं छोड़ देते, लेकिन अगर एक्स के अलावा कुछ भी है, आप इस बात पर ध्यान देना, एक्स के अलावा कुछ भी है तो उतने पार्ट को आपको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यानी कि हम इसके आगे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, तो हम इसे करेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड देन हम इसे सॉल्व करके लिख देंगे, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, और ये जो यहां पर है इसको हम लिखेंगे 2x, या फिर हम लिख सकते हैं 2x cos x स्क्वायर। अगर कोई वैल्यूज होती तो हम डाल देते यहीं पर, लेकिन अगर वैल्यूज नहीं दी गई हैं तो हम ऐसे लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2x cos x स्क्वायर।
तो ये चेन रूल क्यों कहा गया? क्योंकि हम जैसे चेन में ना होता है एक के बाद एक, तो जैसे पहले ये पूरा फंक्शन था तो इसको किया, फिर उसके अगले वाले पार्ट को हमने फिर से डिफरेंशिएट किया, तब हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बस यही तरीका हमें सीखना है और यही कॉन्सेप्ट ज्यादातर कॉन्सेप्ट आगे आएगा जहां पर हम लोग एसएचएम वेव वगैरह सब पढ़ते हैं वहां पर। ठीक है, नोट कर लेंगे। नोट कर लेना आपने। इसके बाद हम लोग यहां पर करते हैं दूसरा एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल जो है तो उसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। y इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देन फाइंड स्लोप एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्या कहा गया? इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देन फाइंड स्लोप एट x इज इक्वल टू 2। अब देखो बिल्कुल सिमिलर है कि नहीं, बस जहां x स्क्वायर था वहां हमने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2, बाकी और को कोई चेंज नहीं किया। बस स्लोप यानी कि dy बाई डी एक्स को स्लोप बोलते हैं, तो आप इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे एंड देन उसमें x की जगह क्या रख देंगे, 2, और फिर उसको सॉल्व करके बता देंगे आप। ठीक है, तो आप इसे करके दिखाओ। 2 आया है आंसर कुछ लोगों का। और आया किसी का कुछ? 2 आ रहा है, सभी का यही आ रहा है ना? 2 आएगा यहां पर आंसर। तो ये जो है यहां पर साइन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देन फाइंड स्लोप एट x इक्वल टू 2। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना था यहां पर, जैसे यहां पर बताया गया। इधर हम कर दे रहे हैं, हम लिखेंगे अगेन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो जैसे बताया गया साइन का कॉस होता है तो आपने साइन का कॉस लिख दिया, तो कॉस और जो है वही लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, देन आपको डी बाई डी एक्स, देखो यहां पर भी मैं बता दूं ये जो टर्म हम लिख रहे हैं ये अननेसेसरी है, इसकी आपको हैबिट नहीं बनानी, ये अननेसेसरी टर्म है एक्स स्क्वायर, ये जो डी बाई डी एक्स करके लिखा गया, क्योंकि आपको पता है ना कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ही तो करना है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां से चलेंगे और इस पर कि कॉस एक्स स्क्वायर लिखा, देन हमें पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना 2x। ये बीच के स्टेप को फालतू में लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन हम यहां पर समझा रहे हैं इसलिए हम इस स्टेप को लिख दे रहे हैं। तो dy बाई डी एक्स ये हो गया, और देन फिर आपको क्या करना है, जो आगे लिखा है उसका डी बाई डी एक्स करना है। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का 2x और इसका हो जाएगा 2 माइनस 2, लेकिन हम एक बार बताने के लिए लिख दे रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, तो यहां पर cos एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये हो जाएगा यहां पर कितना, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और माइनस 2। ठीक है, देन आप इसको यहां पर ऐसे लिख लें कि ये वाला टर्म पहले लिख देते हैं 2x माइनस 2, और यहां पर लिख दिया cos एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, हम लोग यहां पर रखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2, तो जो dy बाई डी एक्स है स्लोप वो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 4 माइनस 2। ठीक है, 4 माइनस 2, और यहां पर क्या हो जाएगा cos 4 माइनस 4। तो ये जो स्लोप है वो आ जाएगा 2, ये हो गया 2, और ये क्या हो जाएगा cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भी आ जाता, एक दो लोगों ने बोला भी था, लेकिन जब दो ज्यादा लोगों ने बोल दिया तो वो लोग चुप हो गए। ठीक है, लेकिन आया तो था आंसर 1, और वो 1 आंसर कैसे आ जाता है, वो इस तरीके से जब आप गलती करते हैं, पहले नोट कर लो तो मैं बता दूं, यहां पर ये चीज ध्यान रखना है आपको। नोट कर लिया ना सभी ने?
ठीक है, तो यहां पर होता क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि मैंने यहां पर जब लिखा तो ये 2x इधर की बजाय हमने इधर ट्रांसफर करके तब आंसर लिखा था। ऐसे आप देखो यहां पर भी जब हमने वैल्यूज डाली तो हमने 2x माइनस 2 को इधर लिखा। हालांकि लिखना जरूरी नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। लिखो या ना लिखो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहां पर लिख दिया गया कि गलती ना होने पाए, तो इस वाले टर्म को हमने इधर लिखा एंड देन कॉस वाला टर्म आगे लिखा। लेकिन कई बार गलतियां क्या करते हैं लोग कि यहां पर क्या करेंगे कि ये जैसे टर्म आया तो यहीं पर x की वैल्यू डाल दिया 2, तो जब यहां पर x की वैल्यू डाला तो ये हो जाएगा cos, और यहां पर डालेंगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, तो जब आप यहां पर डालेंगे तो यहां पर आ गया cos और ये 4 माइनस 4, तो ये कितना आ गया 0। और फिर यहां पर डाला तो 2 डालेंगे तो 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, तो यहां पर लिखा 2, फिर ये 2 और 0 दोनों कर देते हैं मल्टीप्लाई, 2 0, तो ये क्या हो गया 0, और cos 0 की वैल्यू तो 1 आंसर आता है। जिसने भी ऐसे किया होगा उसका आंसर 1 आया होगा। तो यही हमें समझना है कि ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई नहीं होती, ये पूरा अलग फंक्शन है, ये पूरा अलग फंक्शन है, और ये हमने डी बाई डी एक्स किया है इसका, तो वो अलग फंक्शन हो गया, तो दोनों अलग अलग हैं। तो इस वाले फंक्शन को हम यहां मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका यहां पर होता क्या है प्रॉब्लम, आप इसको ऐसे समझो कि जैसे जब हम लिखते हैं कहीं पर साइन एक्स, ठीक है, तो साइन एक्स का मतलब ये नहीं होता है कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन इंटू एक्स, समझ रहे हैं ना, कि जैसे जब हम लिखते हैं कहीं पर साइन एक्स या साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब ये नहीं होता है कि साइन गुणे थीटा। तो अगर आप ये समझेंगे तब वो गलती हो जाती है कि आपने लिखा cos एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और फिर आपने यहां पर लिखा क्या आया था 2x माइनस 2, 2x माइनस 2। तो अगर ये ऐसा होता कि साइन इंटू एक्स, कॉस इंटू एक्स इंटू ये, तो आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, ये पूरा एक फंक्शन होता है। ये जो साइन एक्स है ये एक फंक्शन है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, या हम ऐसे नहीं लिख सकते, समझ गए ना। तो ये साइन इंटू एक्स को हम साइन एक्स को साइन इंटू एक्स नहीं, वो एक्स का साइन, मतलब वो एक पूरा फंक्शन हो गया, ठीक है। इसको बस आप ऐसे समझ लो कि जैसे कहीं पर लिखा हो एक्स यहां पर, तो एक्स मतलब एक लेटर है ना, ऐसे थोड़े कहेंगे कि x को जब हम 20 से काटेंगे तो 2 c निकलेंगे उसमें, ठीक है। तो ये हम नहीं बोल सकते ना, वो x वो एक अलग लेटर है, c एक अलग लेटर है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे समझ लो कि ये दोनों एक में मिले हुए हैं, मतलब इसको अलग अलग आप नहीं लिख सकते कि साइन अलग कर दिया और हमने x अलग कर दिया, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वो पॉइंट यहां पर ध्यान रहेगा आपको, वो गलती नहीं होनी चाहिए किसी से भी। ये वाला क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं, थर्ड एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, फाइंड स्लोप एट x इज इक्वल टू 1, फाइंड स्लोप एट x इज इक्वल टू 1। साइन का कुछ भी आएगा यहां पर टर्म, तो वो आपको उसका वैल्यू नहीं पता होगा, क्योंकि वैल्यू तो हमें 0 30 डिग्रीज में पता होता है, या रेडियन में π/2 π/3, ठीक है, इनकी वैल्यूज। तो वो जो आएगा साइन के आगे वो वैसे ही आप छोड़ देना, ठीक है, उसी के टर्म में आप आंसर बता देना। क्या आएगा -7 sin 3, ये आएगा ना आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही है, यही आंसर आ जाएगा। तो हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि y आप इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का माइनस साइन होता है, ठीक है, कॉस x, आप ये पूरा टर्म जो है इसको x समझ लो, तो कॉस x का होता है माइनस साइन x, तो हम लिखेंगे माइनस साइन, लेकिन x की जगह पर जो है वही लिखना है आपको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है, एंड देन डी बाई डी एक्स। अब हम डी बाई डी एक्स लिख नहीं रहे, डायरेक्ट लिखना सीखो, क्योंकि बीच का स्टेप हटाना, जैसे इसमें भी हमने यहां पर लिख दिया था ये वाला टर्म, इसमें भी हमने ये वाला टर्म लिख दिया, लेकिन उसका कोई मतलब तो है नहीं। आपको पता है कि अब हमें क्या करना है, हमें इतने पार्ट का, ये जो आगे वाला पार्ट है इसका डी बाई डी एक्स करना है, तो उसका जो डी बाई डी एक्स हो जाएगा वो डायरेक्ट लिखेंगे, इसका डी बाई डी एक्स यहां पर क्या हो जाएगा 2x, वही nx n माइनस 1, तो 2x 2 माइनस 1 एंड प्लस 5, तो प्लस 5 हो जाएगा और माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है।
हम लोग यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे। तो अब आप वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 1। तो जो dy बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस साइन 1 प्लस 5 माइनस 3, और ये आ जाएगा 2 प्लस 5, तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस 7। 7 इधर मल्टीप्लाई नहीं होगा, 7 इधर चला जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक फंक्शन है। और ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3 दैट इज 3, तो यहां पर आ जाएगा साइन 3। तो माइनस 7 साइन 3 आंसर इसका आ जाएगा। चलिए अब हम लोग यहां पर देखते हैं एक और एग्जांपल जो काफी यूजफुल भी है आपके लिए। आगे जैसे फंक्शंस आएंगे साइन ओमेगा टी का, तो वैसे ही यहां पर हम एग्जांपल दे रहे हैं। पहले इसको जल्दी से नोट कर लो जिन लोगों का नहीं हुआ। यहां पर देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो अब हम लोग को यहां पर क्या करना है, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहां पर y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। जैसे एग्जाम्पल्स हम लोगों को आगे करने, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये जैसे एसएचएम में ऐसे फंक्शंस आपको मिलेंगे, तो वो हम लोग अभी से तैयार कर लेते हैं, करके देखते हैं। और इसे 2 बार डिफ्रेंशिएट करना भी पड़ सकता है, तो हम लोग यहां पर सीखने जा रहे हैं। इफ, यहां पर इफ लिख देते हैं, ठीक है। देन फाइंड dy बाई डी टी। देखो हमने यहां पर थोड़ा सा सिंबल बदल दिया, कि एक बार सिंबल बदल करके भी देख लें कि कोई जरूरी नहीं कि आपको हमेशा x और y ही मिले। y और t मिल सकता है, a और t मिल सकता है, v और t मिल सकता है, v और s मिल सकता है, सिंबल्स कुछ भी हो सकते हैं। जैसे y और यहां पर मैंने t कर दिया, अभी तक y और x था, तो टाइम के रेस्पेक्ट में एसएचएम में वही टाइम वाली रिलेशन आती भी है। तो फाइंड dy बाई डी टी एंड d2y डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर। तो हम लोगों को यहां पर पहले, अभी आप इसको भूल जाओ, ठीक है, पहले हम लोग इस वाले को देखते हैं, यहां पर dy बाई डी टी वाले को। तो हम लोग इसे डायरेक्ट ही करना सीख लें, क्योंकि अगर स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो बहुत लेंदी लगने लगता है। पहले हम 2-2 बार करवा देते थे, लेकिन कोई मतलब है नहीं, जो हम इस चीज को सीख ही लिया है इधर, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने सीख लिया और किसी को प्रॉब्लम भी नहीं। अलग अलग भी करके हमने दिखा दिया कि हम ऐसे करते हैं, लेकिन आपने देखा कि इसका कोई मतलब नहीं, हम डायरेक्ट इसको लिख सकते थे ना। ऐसे यहां पर भी देखो हमने करके आपको अलग दिखा दिया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। हम डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन करके लिख सकते हैं, क्योंकि इस स्टेप में हमने किया थोड़े कुछ, उसको बस जस्ट लिख दिया, तो लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट करना ही सीख लें उसे। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि अगर हम इसे dy बाई डी टी करेंगे, तो आप देखो यहां पर लिखेंगे dy डिवाइडेड बाई डी टी, तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा ना, a एक कांस्टेंट है, ठीक है, a यहां पर कांस्टेंट है। फाइंड dy बाई डी टी एंड d2y बाई डी टी स्क्वायर। यहां पर हम लिख भी दे रहे हैं, a जो है ब्रैकेट में लिख लो, a इज अ कांस्टेंट, a एंड ओमेगा दोनों ही कांस्टेंट है। ठीक है, दोनों को लिख देते हैं वरना कोई कंफ्यूज भी हो सकता है। a कॉमा ओमेगा ये दोनों क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रीक्वेंसीज होते हैं, लेकिन वो सब क्या है वो अभी हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं, बस वो कांस्टेंट है, सिर्फ t टाइम है और वो वेरिएबल है। तो हमें यहां पर लिखना है dy बाई डी टी। तो dy बाई डी टी जब करेंगे तो देखो क्या करना है, a लिखा हमने और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। तो कॉस, और हमने क्या बताया था, अगर यहां x के बजाय कुछ भी होगा, x है अब यहां t है, तो t के अलावा अगर कुछ भी है तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पहले तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, कॉस ओमेगा टी, देन ये क्या है, ओमेगा टी, तो इसको हमें डिफरेंशिएट करके लिखना है यहां पर। तो हम डिफरेंशिएट करके क्या लिखेंगे, ओमेगा, क्योंकि t का क्या हो जाएगा 1। लिख दें क्या हम यहां पर, हमें क्या करना है, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, और डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी का मतलब हो जाएगा यहां पर, इधर लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, और इसका हो जाएगा ओमेगा। तो देखो ये अननेसेसरी तो है टर्म, हमें सीधे पता है कि इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते तो टी तो 1 हो जाता और ओमेगा ही आता। अब ये ओमेगा यहां नहीं मल्टीप्लाई होगा, इधर चला जाएगा, क्योंकि ये तो एक फंक्शन है ना कॉस ओमेगा टी। अभी हमने समझाया था कि ये चीज और ये चीज अलग अलग आई,
तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा यहां पर ए ओमेगा कॉस ओमेगा। ठीक है, नोट करो इतना पहले। ठीक है, अब ये जो d2y/dt² है इसका क्या मतलब है उसे भी यहां पर एक बार देख लेते हैं। जैसे यहां पर हमने लिखा है, तो जब हम d2y/dt² लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम यहां पर d/dt लिख रहे हैं, d/dt ऑफ dy/dt। ठीक है, मतलब ये मतलब भी आपको आना चाहिए कि इस चीज का मतलब क्या है। d2y/dt² का मतलब क्या है, dy/dt। मतलब यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो d इंटू डी d² हो जाएगा, और dt ये पूरा है dt, तो ये पूरा होल स्क्वायर एक तरह से हो जाएगा, यानी कि dt² हो जाएगा। तो ये चीज जो लिखी जाती है उसका ये मतलब होता है कि दिस इज इक्वल टू dy/dt ऑफ dy/dt। तो आप यहां पर अब क्या करेंगे, इसका मतलब आपको d/dt करना है किसका, dy/dt का। और dy/dt हमने क्या निकाला, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ऐसे हमने किया। तो अब आप इसे जब करेंगे तो a ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ तो हम कुछ करते नहीं, उसको हम छोड़ देते हैं, तो उसको तो हमने लिख दिया बाहर a ओमेगा। फिर आप देखो d/dt किसका करना है, कॉस ओमेगा टी का। तो कॉस का पहले समझ लो, फिर अभी नोट कर लेना, कॉस ओमेगा टी, तो कॉस का क्या होगा, साइन, यानी कि हम यहां लिखेंगे माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन होता ना, तो माइनस साइन ओमेगा टी। क्या इतना ही सही रहेगा, आगे भी करना पड़ेगा ना, साइन ओमेगा टी। तो अब ओमेगा टी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो हम यहां लिख दे रहे हैं एक बार फिर से कि d/dt आपको करना है ओमेगा टी का, एंड देन यहां पर हो जाएगा d2y, एक बार समझा हुआ होना चाहिए, बाकी तो हम शॉर्ट में ही करा करेंगे आगे। तो माइनस ए ओमेगा हो गया यहां पर, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और यहां पर क्या आएगा, ओमेगा। इसका जब करेंगे तो इसका ओमेगा आ जाएगा, ये ओमेगा यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा। तो अब जैसे यहां पर हम लोगों ने जो किया है, तो उसमें अननेसेसरी टर्म्स जो है वो आपको अपने आप हटाने हैं। ठीक है, मतलब यहां पर हमें करके दिखाना था तो हमने बता दिया, लेकिन हम आपको ऐसे बस करके दिखा दे रहे हैं कि ये चीज कितनी आसान है, आपको यहां पर इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। तो ऐसे एक बार ऐसे बस बता रहे हैं, उसको देख लो, यहां पर नोट कर लिया ना सभी ने। कि जब आप ये जैसे यहां पर अननेसेसरी क्या है, ये हमने अननेसेसरी तो लिखा था, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये जो बीच का ये टर्म लिखते हैं इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसे एक एक लाइन में ऐसे करेंगे। यहां पर जैसे देखें कि हमारे बस ऐसे देखना है आपको, ठीक है, a साइन ओमेगा टी था, तो जब हम आगे करेंगे तो कैसे करेंगे, dy/dt। अब हमें याद है कॉन्सेप्ट इसका, तो dy/dt, तो हमें पता है हम क्या लिखेंगे, a साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, एंड देन ओमेगा टी का ओमेगा। दैट मीन्स क्या आ गया, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम, वही काम किया है हमने, बस अब की बार जो यहां लिखा गया था कि हम किसका d/dt करने जा रहे हैं वो नहीं लिखा गया। अब जैसे मान लिया आपको लिखना है d2y/dt², तो इसका मतलब होता है कि जो एक बार डिफरेंशिएशन अगर 1 पावर है तो y को एक बार डिफरेंशिएट किया, अगर 2 है तो y को 2 बार करना है, तो एक बार कर चुके हैं, एक बार इस वाले टर्म को फिर से करना है। तो यहां आपको समझा तो दिया ही गया कि d2y/dt² का मतलब है कि आप dy/dt को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dy/dt का मतलब है कि आप y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और d2y/dt² का मतलब क्या है, ये, और इसका मतलब क्या है कि आप dy/dt को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि इसी वाले टर्म को हमें एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो ये a ओमेगा, ये तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे लिख दिया। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, एंड देन अगर ये कॉस का लिखा हमने साइन माइनस साइन, तो अगर ये t होता, कॉस t होता, तो हम माइनस साइन t लिखकर छोड़ देते। लेकिन आपसे क्या कहा गया कि अगर वो t के अलावा या x के अलावा कुछ भी है
उसके साथ चाहे स्क्वायर लगा हो चाहे ऐसे कुछ लगा हो, तो उसे आपको फिर डिफरेंशिएट करके लिखना होगा। तो हमें यहां पर पता चला कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी, लेकिन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा। वही चीज आ गई ना एक एक लाइन में। तो ऐसे एकदम सिंपली हमें करना है, लेकिन ये चीज हमें तब समझ में आ गई जब हमने इधर पूरा उसका डिटेल समझ रखा था। ठीक है, ऐसे ही मान लिया अगर इसके साथ हम कुछ और ऐड कर दें, जैसे सपोज कर लिया मान लिया यही फंक्शन होता और यहां पर हम ओमेगा टी के साथ एक टर्म यूज कर लेते डेल्टा, तो क्या कोई यहां पर अलग कॉन्सेप्ट थोड़े लगेगा? जैसे हमने इधर पीछे वाले क्वेश्चंस किए थे, बड़े बड़े टर्म्स थे, तो वैसे ही तो वो रहेगा ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे, अगर इसका हमें लिखना हो तो एक लाइन में लिख कर देखते हैं, dy बाई डी टी इज इक्वल टू ए साइन का कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, लेकिन अगर ये t होता तो हम ऐसे ही छोड़ देते, लेकिन t के अलावा कुछ है तो उसको डिफरेंशिएट करके लिखेंगे। तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा और t का 1 हो जाएगा और प्लस डेल्टा का 0। तो हम इसे लिखेंगे यहां पर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, तो ये जो दोनों, ये भी एग्जाम्पल साइड में कहीं लिख लो, ये भी एग्जाम्पल वहां पर आपको ध्यान रखना है। और ये दोनों एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपको हमने पहले हिंट दे दिया कि एसएचएम में, वेव में, अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इतनी जगह पर तो बहुत ही ज्यादा इसका यूज होता रहता है। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया ना सभी ने? चलिए हम लोग आ जाते हैं। तो हम लोगों ने दो रूल सीख लिए, एक तो u टू द पावर n और दूसरा चेन रूल। ये दो रूल हम लोगों ने सीख लिए। अब इसके बाद दो रूल्स और हमें सीखने हैं, एक है प्रोडक्ट रूल और एक है डिवीजन वाला। तो ये दोनों ज्यादा यूज होते हैं। प्रोडक्ट और डिवीजन वाले रूल्स जो है वो रेयरली यूज होते हैं, मतलब बहुत कम यूज हुए हैं। पूछा जा सकता है कहीं पर भी क्वेश्चन, तो कहीं पर भी पूछा सकता है। जैसे आपके यहाँ एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें उसने प्रोडक्ट रूल भी यूज किया था और e टू द पावर nx भी यूज किया, मतलब प्रोडक्ट रूल विद e टू द पावर nx फार्मूला। तो आपको सोचो दोनों चीजें यूज करनी पड़े, लेकिन ऐसा जो रूल है आगे का वो ज्यादा यूजफुल नहीं है, मतलब हमें कभी कभार यूज करने पड़ सकते हैं। लेकिन ये जो दोनों हैं बहुत ज्यादा यूज होते हैं पूरे फिजिक्स में, और खासकर ये वाला कॉन्सेप्ट के लिए, ये वाला जो चेन रूल है सबसे ज्यादा आप देखेंगे पूरी फिजिक्स में जो कॉन्सेप्ट्स के लिए है वो सबसे ज्यादा यही वाला रूल यूज होगा डिफरेंशिएशन में। ठीक है, बाकी सिंपल वाले तो यूज होते होते हैं, हम रूल्स की बात कर रहे हैं। फार्मूले तो बहुत जगह यूज होंगे, वो तो जो आपको बताएंगे वो तो बहुत जगह। रूल्स की बात करें तो रूल में, कॉन्सेप्ट्स में सबसे ज्यादा चेन रूल यूज होना है, तो ये आप बहुत प्रॉपर वे में प्रिपेयर रखेंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल पर। तो प्रोडक्ट रूल जो है वो क्या है, अब आप देखो यहाँ पहले समझ लो कि हम करने क्या जा रहे हैं। हालांकि एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझा चुके हैं, लेकिन अगर आप ऐसे सोचो कि आपके पास ऐसे लिखा होता है x sin x, यही एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम पे आपको दिया भी था, x sin x। अब आप इसका अगर हम ऐसे डिफरेंशिएशन कर लें dy बाई dx, और आपने मान लिया यहाँ पर x को लिख दिया 1, कि डिफरेंशिएट करना, x 1 हो गया और sin x का क्या हो गया, cos x। तो इसका आंसर क्या आ गया, cos x। अब यहाँ पर ये चीज गलत हो गई ना, क्योंकि हमें ये पता है कि जब हम sin x का सिर्फ डिफरेंशिएशन करते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो उसका जो dy बाई dx होता है वो क्या होता है, cos x। तो अगर sin x का डिफरेंशिएशन dy बाई dx cos x होता है, तो फिर x sin x का ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये यहां पर कैसे हो सकता है, अगर उसका ये है तो फिर इसमें फंक्शन बदला हुआ है ना, तो कुछ अलग ही आएगा। इसका मतलब ये वाला अगर हम ऐसे करते हैं तो ये गलत है। तो यहां पर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि इसमें दो x के फंक्शन है, एक x है और दूसरा sin x है। मतलब जब आप ऐसे कहीं पर लिख रहे हैं x एंड sin x, तो इसमें दो x के फंक्शन है, एक x और दूसरा sin x। तो जब दो फंक्शंस ऐसे मिलते हैं तो यहां पर हम अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल, मतलब एक तरह से दो x के फंक्शंस को प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किया गया। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे वही हमें यहां पर देखना है। ठीक है, तो यहां पर जैसे हम लोग मान लेते हैं, जैसे कोई फंक्शन ना लेकर हम लोग जनरल फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं कि y इज इक्वल टू है u इंटू वी। ठीक है, जैसे ऐसे मान लिया
तो यहां पर हमने कह दिया कि ये u और v जो दोनों है, वेयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x। ठीक है, ये जो u और v है, यहां लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उधर लिख लेंगे एग्जांपल्स। ठीक है, y is equal to u into v where u and v are functions of x। तो functions of x का मतलब आपको बता चुके हैं कि x के टर्म में उसको लिखा गया होगा, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो हम लोग यहां पर जब dy by dx करेंगे तो आप देखो क्या रहेगा, dy by dx। सबसे पहले इसमें दो फंक्शन है, तो कोई भी एक फंक्शन को पहले लिख लेंगे। जैसे हमने u को पहले ऐसे लिख लिया, तो ये जो v है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब मतलब u को नहीं किया, किसको किया, v को किया हमने, dy by dx किसका, v का। एंड देन इसी का उल्टा, देन हम v को ऐसे रख देंगे और u को डिफरेंशिएट करके लिखेंगे du by dx। ठीक है, बस यही यहां पर इसका रूल हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, यही इसका फॉर्मूला बन गया। dy by dx, एक बार u को छोड़ा और v को डिफरेंशिएट किया, दूसरी बार प्लस का साइन लगाकर v को ऐसे छोड़ दिया और u को डिफरेंशिएट कर लिया। नोट कर लेना आपने। अब यहां पर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। पहला, जैसे सपोज कर लिया यहां पर y इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, तो अगर हमें ये रूल ना पता होता और हम ऐसे कर देते कि भाई एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और साइन एक्स का हो जाएगा cos x, तो इसका आंसर आ जाता 2x cos। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए था हमारे हिसाब से कि अगर हमें रूल ना पता होता, लेकिन आप देखेंगे कि ये एक्चुअल में नहीं आएगा, ये गलत तरीका है, ये आंसर इसका नहीं आएगा। तो अब अगर हम रूल के हिसाब से करेंगे कि उसने कहा कि अगर u और v दोनों x के फंक्शंस हैं तो आप इस तरह से उसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसी से उसका रिजल्ट आपको सही रिजल्ट मिलेगा। तो आप देखो यहां पर हम मान ले रहे हैं, जैसे किसी को भी मान लो प्रोडक्ट में, जैसे मान लिया पहला फंक्शन इसको हमने u मान लिया और इसको हमने v मान लिया, तो हमने यहां पर लिख दिया u एंड v। अब आप देखो यहां पर dy by dx करेंगे, dy by dx, तो एक बार हम फिर अननेसेसरी टर्म लिखेंगे क्योंकि हमें समझाना है इसलिए हम लिख दे रहे हैं, लेकिन बाद में हम वो चीज नहीं लिखा करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल में लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे यहां पर u है तो ऐसे ही छोड़ना है। अब इसके हिसाब से देखो यहां पर मैच कराओ, u कहा उसने ऐसे ही छोड़ दो, तो हम बिना डिफरेंशिएशन के लिखेंगे क्योंकि इसके पहले उसने dy by dx नहीं लिखा, तो हमने इसको छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर कर दिया। ठीक है, देन उसने कहा v को डिफरेंशिएट करना है, तो एक में हम लिख सकते हैं यहां पर, और अदरवाइज ना भी लिखो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि वो क्या कह रहा है, v का डिफरेंशिएशन करके लिखना है तुम्हें, तो v का डिफरेंशिएशन करो, cos x हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट ही लिखते हैं, क्या करना है। ठीक है, cos x हो गया, एंड देन उसने कहा प्लस का साइन लगाओ, फिर उसने क्या कहा v को ऐसे ही छोड़ दो, तो हम sin x को ऐसे ही छोड़ देंगे यहां पर, और फिर उसने कहा u यानी कि पहले वाले टर्म को डिफरेंशिएट करके लिखो, क्या लिखोगे 2x, यहां पर लिख देंगे 2x। अब इसी को चाहे तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दें हम कि ये एक्स स्क्वायर cos x एंड प्लस 2x एंड sin x, ये इसका आंसर होगा। जबकि यहां देखो क्या मिल रहा था 2x cos x, तो वो गलत आंसर था। ठीक है, नोट कर लेंगे। जब भी आप इसको घर पे रिवाइज करना तो ये फार्मूले को देखकर कि कैसे लिखा हमने, फार्मूले के हिसाब से हमने लिखा है यहां पर, ये सॉरी ये जो रूल बताया गया उसके हिसाब से, फार्मूला तो नहीं कहेंगे, रूल कहेंगे। देखते हैं, इफ y इज इक्वल टू y is equal to x square plus 2x plus 3 into x square plus 2, then find dy by dx at x is equal to 0।
If y is equal to x square plus 2x plus 3 into x square plus 2, then find dy by dx at x is equal to 0. बिल्कुल ऐसे ही ट्राई करो जैसे यहां पर बताया गया। इसमें भी आप एक जो फंक्शन है, जैसे इसको हम ये नहीं है, जैसे कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि हम इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लें और मल्टीप्लाई करके हम फंक्शन बनाकर फिर डिफरेंशिएट करके निकाल लें तो भी आंसर आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो सकता है। क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। तो इसको जैसे आपने किया वैसे करो, क्योंकि हम रूल सीख रहे हैं। तो आप क्या करो, एक जो स्टार्टिंग का फंक्शन है उसको u मान लो और जो बाद वाला फंक्शन है उसको v मान लो और फिर ये रूल देखते जाओ। u को ऐसे रखना है, ऐसे रख लो। v को डिफरेंशिएट करके लिखना है, करके लिखो। फिर देन प्लस का साइन लगाओ, v लिखो वैसे ही और u को डिफरेंशिएट करके लिखो। देन x की जगह 0 डालेंगे और सॉल्व करेंगे। 7 आंसर आया है एक और 4 आया। 7 and 4 और देखें, 2 ऑप्शंस बन गए। किसी और का कुछ आ रहा हो तो बता सकते। 7 ज्यादा लोगों का आ रहा है। 7 and 4 दो आंसर आ 4 आएगा। 4 आंसर इसका सही है, 7 नहीं। 7 वाले चेक करें कहां पर गड़बड़ है। चलिए देखते हैं हम लोग कहां पर गड़बड़ी हुई। dy बाई dx आपको करना है यहां पर। dy बाई dx, ठीक है। अब आप देखो यहां पर उसने हमसे कहा u को ऐसे रख दो जैसा है, तो हमने u को वैसे ही छोड़ दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसे हमने लिख दिया यहां पर। फिर उसने कहा v को डिफरेंशिएट करके लिखो, तो हमने v को डिफरेंशिएट कर दिया। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 2 का हो जाएगा 0, ठीक है। फिर उसने क्या कहा कि प्लस का साइन लगाओ और v को जैसा है वैसा ही छोड़ दो, तो हमने यहां पर प्लस का साइन लगाया और v जैसा है वैसा ही लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। एंड देन उसने क्या कहा कि ड्यू बाई डी एक्स यानी कि u को डिफरेंशिएट करके लिखना है, तो हमने यहां पर हम नीचे लिख दे रहे हैं u को डिफरेंशिएट किया, तो u को डिफरेंशिएट करेंगे 2x एंड प्लस 2 और 3 का क्या हो जाएगा 0। ये तो अब समझ में आ ही गया होगा। एक्स स्क्वायर का nx n माइनस 1 यानी कि 2x और 2x का 1 हो जाएगा तो 2 और 3 कांस्टेंट है 0। अब इसमें हमें वैल्यू डालनी थी x की 0, तो हम यहां रखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0। तो जो dy बाई dx है वो देखते हैं क्या आता है। 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 एंड प्लस 3, ठीक है। और यहां पर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा पूरा ही, और ऐसे यहां पर फिर प्लस, यहां पर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 2 और यहां पर रखेंगे तो 0 प्लस 2 हो जाएगा। तो ये वाला तो पूरा टर्म ही 0 हो गया, और प्लस आगे यहां पर क्या है 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। तो 7 कहां से निकाल दिया तुम, ये वाला 3 जोड़ दिया और ये 0 कहा 0 है, हटाओ इसको कहा 0 है, लिखने की जरूरत क्या हो, तो 0 ही है। 0 से मल्टीप्लाई नहीं होगा वो, वाह। 1 छोड़ा जाता है, 0 थोड़ा छोड़ दिया था। 1 होता तो ना लिखो, 0 है तब तो लिखना ही पड़ेगा। तो नोट कर लिया ना आपने, हो गया सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं यहां पर।
if y is equal to x ln x minus x, then find slope at x is equal to e. x is equal to पर आपको स्लोप बताना है, क्या हो जाएगा? स्लोप मतलब वही dy बाई डी एक्स आपको निकालना है एट x इज इक्वल टू ई। हाँ, यह आएगा। और कोई? 1 और निकाला किसी ने, क्या आएगा? तो करो ना बैठ। हाँ, LNE दोनों लिखे तो एक ही है, बात तो एक ही, चाहे LNE बताओ चाहे 1 बताओ। LNE का मतलब हो जाएगा log e बेस ई, और जब वैल्यू और बेस दोनों सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, चलो देख लेते हैं, ये कम लोग ही कर पाए हैं। जैसे आपको ये दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स ln x माइनस एक्स, तो ये तो वही है log x बेस ई। हमने कहा था चाहे log x बेस ई लिखो और चाहे आप ln x लिख दो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि कई लोग यहाँ पर इसे u मानने लगते हैं, इसे v मानने लगते हैं। तो ये थोड़े u और v मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म्स होते हैं ना, u इंटू वी, तो ये तो अलग है। मतलब वो तो प्लस माइनस से कोई भी टर्म आप जोड़ दो, जैसे हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन नहीं किया कि log x स्क्वायर एंड प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, तो वैसे ही हमने इसकी जगह पर u इंटू वी जोड़ दिया, आगे कुछ भी लिख दो, क्या करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये जो मल्टीप्लीकेशन का टर्म है सिर्फ इसमें अपना रूल अप्लाई करेंगे ना। यहां पर हम क्या करेंगे, इसे u मानेंगे और इसे v मानेंगे, वो तो माइनस एक्स है, उसका तो 1 हो जाएगा। तो अब आप यहां पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स। ठीक है, x को हम लोग यहां पर u को ऐसे छोड़ देंगे, तो हमने u को ऐसे छोड़ा मतलब x लिखा हमने। फिर ln x को हम क्या लिखेंगे, 1 बाई एक्स लिखेंगे, तो हमने लिखा यहां पर 1 बाई एक्स। देन हम प्लस का साइन लगाएंगे और उल्टा करेंगे, ln x को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और देन x को डिफरेंशिएट करेंगे। वही रूल है, पहले u को रखा, v को डिफरेंशिएट किया, देन v को रखा और u को डिफरेंशिएट करना, तो u का डिफरेंशिएशन 1, x का 1 हो जाएगा ना। और देन यहां पर माइनस साइन लगाएंगे और इस x का क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पर इसे जरा सॉल्व करें, तो ये x और x कैंसिल होकर यहां क्या बचेगा 1, एंड प्लस यहां पर क्या रहेगा ln x, और ये क्या रहेगा माइनस 1। ठीक है, तो हम लोग यहां पर ये 1 और 1 कैंसिल कर देंगे, अब ये आ गया ln x। ठीक है, हमें निकालना है स्लोप एट x इक्वल टू ई, तो ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब यहां पर है log x एंड बेस e, इसका जो मतलब है। तो हम लिखेंगे स्लोप एट x इज इक्वल टू ई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log e बेस e दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो log e बेस e हो जाएगा ना, x की e रखेंगे तो वो 1 आ जाएगा। कहीं पर भी जब ऐसे log आपको मिले, जो ऊपर लिखा है वही यहाँ पर बेस में लिखा है, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ 10 लिखा होता, यहाँ 10 लिखा होता तो भी वो 1 हो जाता है। यहाँ 10 है, यहाँ e है, तो 1 नहीं लिखेंगे, सेम होगा तभी 1 लिखा जाता है। कभी भी जब आप सॉल्व करते हैं, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो वो आप वहां पर रूल, वो बॉडमास वाला, वो तो सबको पता रहता है ना, उसमें क्या बताना, उसी के हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे जब कहीं भी आप सॉल्व करते हैं तो आप क्या करते हैं, जैसे पहले ब्रैकेट लगा होता है तो ब्रैकेट के अंदर की चीजें आप सॉल्व करते हैं। फिर ऑफ, तो ऑफ का तो हम लोग के यहाँ लेवल में यूज होता है, अर्थमेटिक में क्वेश्चंस में आता है। फिर डिवीजन आप सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, फिर एडिशन और सबसे लास्ट में
सब्ट्रैक्शन। तो उसी के हिसाब से करते हैं। जैसे कई लोग क्या करते हैं, यहाँ कहेंगे ये 1 -1 तो यहीं पे उड़ा दिया, ठीक है, तो ये इसके साथ थोड़े सॉल्व हो जाएगा। मतलब जैसे यहाँ तो खैर -1 हटा दोगे तब भी वो ln x बचेगा, लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा ना, कि ये -1 ये 1 नहीं हटेगा, क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है। तो अगर आप कहीं पर भी सॉल्व करते हैं, तो जैसे पहले आपने ब्रैकेट वाले को सॉल्व किया तो ब्रैकेट के अंदर कुछ था नहीं, तो ये x इंटू एक्स था तो कैंसिल होकर 1 हो गया। फिर यहाँ पर ये जो दोनों चीजें हैं ये मल्टीप्लीकेशन में, तो ये आपस में सॉल्व होगा, तो log x इंटू 1 है तो वो क्या बचेगा log x, और फिर सब्ट्रैक्शन वाला है तो -1। मतलब कभी भी आप इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे, मतलब इसके अलावा कुछ और करेंगे तो गलत हो सकता है आपका कैलकुलेशन। हालांकि उसका इतना लेवल में, हमारे लेवल में इतना ज्यादा जरूरत पड़ता नहीं है, बट ये तो बहुत बेसिक प्रिंसिपल है जो सभी लोगों को पता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया ना, ये ब्रैकेट होता है, ये ऑफ होता है डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोगों के लेवल में क्या रहता है, ज्यादातर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही आता है। तो ब्रैकेट में तो वैसे नहीं कंफ्यूजन होता, वो तो आप अलग ही रखते हैं पूरा। तो मल्टीप्लीकेशन पहले सॉल्व करते हैं, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन पहले करते हैं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल पर आ जाते हैं, डिवीजन रूल। डिवीजन जो रूल है वो भी इसी टाइप का ही रूल है जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था, वैसे ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो मतलब सिस्टम जैसे यहां पर बताया गया वैसे ही रहता है सिस्टम वहां पर भी। तो हम लोग यहां पर भी डिवीजन रूल में अज्यूम करेंगे यहां पर हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाई v, where u and v are functions of x, ठीक है। जहां पर u और v x के फंक्शंस हैं, तो आप यहां पर क्या करेंगे, जब dy बाई dx, देखो यहां पर जरा एक मिनट, जैसे इसे कई लोग सॉल्व करने के लिए ये भी काम करते हैं कि हम y इज इक्वल टू u अपान v है तो उसको लिख देते हैं u v माइनस 1, v ऊपर ले गए v माइनस 1। अब ये क्या बन गया, मल्टीप्लीकेशन बन गया, तो हम मल्टीप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे बेटर रहता है कि आपको डिवीजन अलग ही पता होना चाहिए, क्योंकि यहां आपके लेवल में तो खैर इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता खास, तो आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको अलग याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर फंक्शन बाई फंक्शन का केस कहीं पर आपके सामने आ जाता है तो प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए रूल बताया जाता है। अदरवाइज इससे सॉल्व करेंगे तो फार्मूला वही बनेगा जो यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं। तो सीधे सीधे वो चीज ना करके हम अलग अलग ही दोनों को याद रखेंगे कि अगर u अपान v है तो क्या करना है, dy बाई dx इज इक्वल टू, इसमें आपको क्या करना है, यहां पर लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। अब नीचे जो ये v लिखा है इसका स्क्वायर रहेगा, ठीक है, ये स्क्वायर रहेगा, लेकिन ऊपर क्या रहेगा, ऊपर जैसे हम लोग यहां पर अगर u अपान v है तो हम v से यहां पर स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। मतलब हम जैसे पिछले वाले केस में जो हमने मल्टीप्लिकेशन वाला केस बताया था, तो मल्टीप्लिकेशन वाले केस में हम लोग कैसे करते हैं, u और देन dv बाई dx। यहां पर हम लोग v, ये जो है पहले v से स्टार्टिंग करेंगे v, और देन u जो रहेगा उसको हम क्या लिखेंगे, du बाई dx लिखेंगे हम लोग, ठीक है। देन हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे, और फिर इसी का उल्टा, उल्टा का मतलब कि u लिखेंगे यहां पर और v को डिफरेंशिएट करेंगे dv डिवाइडेड बाई dx कर देंगे, ठीक है। और डिवाइडेड बाई जो नीचे होगा उसका स्क्वायर लिखा जाएगा। नोट कर लिया ना आपने। अब जैसे इस पे हम ज्यादा एग्जांपल्स वगैरह नहीं करवा रहे हैं, एक एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है आप खुद ही देखेंगे कि आपको कहीं ज्यादा यूज नहीं करना पड़ता है, लेकिन बताया इसलिए गया क्योंकि ये बेसिक रूल है तो यूज कराया जा सकता है, एक दो बार कराया भी गया, कुछ क्वेश्चंस में आपको मिल भी सकता है। ज्यादातर क्वेश्चंस में सिंपल केसेस ही मिलते हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आपके, जैसे आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखेंगे तो हमने बताया ई भी यूज हुआ है, लॉग का भी यूज हो जाता है, साइन भी यूज होता है, तो चेन रूल का यूज हमने बता दिया, वो बहुत जगह पर होता है और कहां पर, कॉन्सेप्ट में ज्यादातर।
और ऐसे u टू द पावर n का भी यूज कराया गया है। लेकिन अगर आप सबका परसेंटेज निकालेंगे तो सबसे ज्यादा सिंपल केसेस का परसेंटेज आपको मिलेगा, मतलब इस टाइप का 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, इस टाइप का जो फंक्शन होता है यही फंक्शन ज्यादातर आपको क्वेश्चंस में मिलेगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल होता है जो हमें पता है, लेकिन हमें डिवीजन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल आना सब चाहिए, रूल सभी आने चाहिए, क्योंकि कुछ पूछा जाएगा तो आप फिर वहां पर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। जैसे हमने इंटीग्रेशन जब पढ़ाया था तो इंटीग्रेशन में रूल्स जो रहते हैं तो उसमें कुछ हमने एक्स्ट्रा रूल्स भी बता दिए थे। जैसे जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें इस तरह से x टू द पावर n होता है, इसके इंटीग्रेशन का रूल तो नॉर्मली सभी लोग याद ही रखते हैं, लेकिन हमने क्लास में कुछ एक्स्ट्रा रूल भी बताए थे और वो हम आगे आप लोगों को भी बताएंगे, ax प्लस b। तो एक बार आई थिंक नीट 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो नीट 2016 में करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन बनाया गया था, उसमें इसका यूज करा दिया गया था। ठीक है, तो अब उस समय अगर आ रहा है तभी तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज रूल नहीं पता है तो आप सोच ही नहीं पाएंगे कि इसमें हम कैसे प्रोसीड करें। इसे इंटीग्रेट करना था इस तरीके से करके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो बेसिक रूल्स हैं वो हमेशा याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो कभी भी यूज कराए जा सकते हैं। पता लगा उसी की वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन चला जाएगा, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, बट बहुत ज्यादा इसकी प्रैक्टिस वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस पर एक एग्जाम्पल हम लोग करके देख लेते हैं। ये नोट कर लिया ना, समझ में आ गया? इसमें भी बिल्कुल सिंपल है कि u अपान v, मतलब u और v x के फंक्शंस है, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, v से स्टार्ट करेंगे नीचे वाले से। तो आप देखो ध्यान रखना है कैसे, नीचे वाले से स्टार्ट करेंगे v एंड देन du बाई dx, फिर उसका उल्टा कर देंगे, बीच में साइन लगेगा माइनस का, माइनस u और v को डिफरेंशिएट करके लिखेंगे और डिवाइडेड बाई v स्क्वायर कर देंगे। यही रूल यहां पर रहेगा। देखो जब हम एडिशन की बात करते हैं तो यहां पर प्रॉब्लम नहीं होती, यहां पर आप चाहे u dv बाई dx करो और चाहे v को पहले लिख लो और du बाई dx पहले करके और ये वाला टर्म बाद में लिख दो, इधर वाला टर्म इधर, इधर वाला टर्म इधर, क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि यहां पर कैसा साइन है, प्लस का है साइन, तो किसी को भी u और v मान सकते हैं और कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप डिवीजन में आएंगे तो यहाँ साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस में प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अगर हमें 3 प्लस 4 लिखना हो तो भी हम 7 लिखेंगे, और 4 प्लस 3 लिखना हो तो भी 7 लिखेंगे। लेकिन अगर 3 माइनस 4 और 4 माइनस 3 लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, 3 माइनस 4 को -1, 4 माइनस 3 को 1, तो साइन का प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए नेगेटिव यहाँ पर माइनस साइन, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि v से स्टार्टिंग करनी, v को पहले ऐसे लिखेंगे ड्यू बाई dx एंड देन उसका उल्टा। ठीक है, एक एग्जाम्पल करके इसमें देख लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन x डिवाइडेड बाई x, देन फाइंड स्लोप एट x इज इक्वल टू पाई। फाइंड स्लोप एट x इज इक्वल टू पाई। अपने आप ट्राई करो सभी लोग। हिंट हम दे, हिंट भी क्या देना है, जो ऊपर का फंक्शन है उसको आप u मान लेंगे और जो नीचे का फंक्शन है उसको v, और जैसे बताया गया है रूल देखते जाओ और अप्लाई करते जाओ। और जब फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, फॉर्मूला हो जाए, तब उसके बाद x की जगह पर पाई रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। क्या आएगा, -1 अपान पाई, -1 अपान पाई। कितने लोगों ने निकाला, हाथ उठाओ जरा। बस, अब बाकी भी काम कर रहे हैं। सॉल्व करो जल्दी से। करना क्या है, जैसे अभी आपको रूल बताया गया बस वैसे ही आपको करना है। यहां पर जैसे आपने यहां पर लिखा dy बाई dx, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले v लिखना है, तो v को एट इट इज लिखना है, तो v क्या है, x, तो हमने यहां पर लिखा x, एंड देन साइन x को डिफरेंशिएट करके लिखना है, तो साइन x का cos x, फिर माइनस साइन लगाना है, उल्टा काम करना है, साइन x को एट इट इज छोड़ देना है ऐसे, तो साइन x लिख दिया,
और फिर x को डिफरेंशिएट करके लिखना है, क्या हो जाएगा 1। वही काम तो कर रहे हैं ना कि पहले हमने v लिखा, फिर साइन का cos, एंड देन हमने क्या किया, यहां पर जो साइन है उसको छोड़ दिया और x का डिफरेंशिएशन 1, और नीचे लिखना है v स्क्वायर, तो v स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर, बस यही तो डिफरेंशिएशन हुआ। फिर आगे क्या करना है, आपको x के लिए पाई रख देना है, पुट x इज इक्वल टू पाई, तो जो स्लोप हो जाएगा वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू पाई एंड कॉस पाई माइनस साइन पाई, 1 तो छोड़ ही दो, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर। अब देखो यहां पर पाई कॉस पाई, तो ये पाई रहेगा और कॉस पाई की वैल्यू, पाई मतलब 180 डिग्री होता है ना, तो 180 कॉस 180 क्या होता है -1, और साइन 180, सब याद रखो ये, मुंह थोड़ा खोल के बोला करो, 0 ये 180 और ये क्या था, ये यहां पर 90 था और ये था 270। हमने इसीलिए इसको डायग्राम से बताया था क्योंकि इसकी जरूरत बहुत जगह पर पड़ती रहेगी, ठीक है, आपको इन पाई की 0 की 180 और 90, खासकर 3 ये कम पड़ता है, लेकिन ये 3 ज्यादा जरूरत पड़ते हैं, और 360, ठीक है, 2 पाई। तो आपको हमने डायग्राम से बताया था कि साइन की वैल्यू यहां पर 0 रहेगी, और यहां 1 और यहां -1, और कॉस की वैल्यू यहां पर +1 यहां -1 और ऊपर नीचे 0 रहेगी, ठीक है। तो ये आप डायग्राम से अपने दिमाग में रखो कि कहां पर साइन 0 होता है और कहां पर कॉस 0 होता है। तो साइन पाई यानी कि 180 पर पड़ेगा, यहां पर वैल्यू हो जाएगी 0, तो यह आ जाएगा यहां पर -0 एंड डिवाइडेड बाई, नीचे क्या हो गया पाई स्क्वायर, तो एक तरह से यह आ जाएगा माइनस पाई डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -1/पाई, ठीक है। कुछ थे वो हम लोगों ने सीख लिए, तो पहले हम लोगों ने फॉर्मूले देखे और देन फॉर्मूले के बाद हम लोगों ने यहाँ पर रूल्स समझ लिए कि कौन से रूल्स हैं। आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स करने की जरूरत नहीं, जैसे हमने यहाँ पर आपको जितने जो एग्जाम्पल्स कराए हैं, बस उन्हीं एग्जाम्पल्स को आप बार बार करो, ठीक है, आप उन्हीं को करो, आपको रट जाए रटने दो आपको, क्योंकि हमें पता है कि एक्स स्क्वायर आपको अगर रट जाएगा कि एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये याद हो गया तो जहां पर एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसको हमें क्या लिखना है, ठीक है। तो यहां पर और आएगा यही, क्योंकि हमें पता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं पूछे गए हैं और ना पूछे जा रहे हैं, तो फिर हम लोग को ये सारी चीजें ही आनी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपको याद हो जाता है। लेकिन यही एग्जाम्पल्स आपको बार बार करना है, आपको उसको समझ के करना है। जैसे वो साइन जो हमने वो बताए थे अभी चेन रूल में, तो वही एग्जाम्पल्स हमें पता है, वही एग्जाम्पल्स आपके एसएचएम में, वेव में और अल्टरनेटिंग करंट में, ईएमआई में सब कहीं काम आएंगे, तो इसलिए मैंने उसे पहले आपको करा दिया। तो इतने एग्जाम्पल्स की बार बार प्रैक्टिस करो, इतनी कर लो कि इसमें कहीं कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक हो गया हमारा रूल्स तक। अब हम लोग आ जाते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा और मिनिमा का, इसे हमें समझना है यहां पर, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा जो है ये यहाँ पर अगेन यहाँ पर ये भी एक टॉपिक है, बड़ा टॉपिक रहता है, कॉम्प्लिकेटेड भी रहता है, काफी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन हमारे लेवल में सिर्फ हमें समझना है इसके कॉन्सेप्ट को। हम आपको ये भी बता दें कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जितना, उतने कॉन्सेप्ट तक के क्वेश्चंस भी अभी तक नहीं पूछे गए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। मतलब इसमें 2 स्टेप में बेसिक कॉन्सेप्ट इसका खत्म होता है, 2 स्टेप में, लेकिन इसके आज तक आपके यहाँ जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो एक ही स्टेप तक के पूछे गए, मतलब पहले स्टेप में ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो हमें 2 स्टेप लेकिन सीखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है तो 2 स्टेप तो जाना ही पड़ेगा जितना उसका बेसिक है। तो हमें ये समझना क्यों रहता है, तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझ लो। जैसे कहीं पर भी जो मैकेनिक्स में क्वेश्चन आएगा वो तो अभी हम करेंगे, तो हम आगे के थोड़ा सा क्वेश्चंस बता रहे हैं। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टेट में पहुंचेंगे, अब इलेक्ट्रोस्टेट में एक आपके सामने से मान लिया क्वेश्चन आया कि यहाँ पर एक रिंग है और रिंग के ऊपर हमने चार्ज दे दिया। अब इस चार्ज के कारण यहाँ पर r डिस्टेंस पर हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया, जो भी फॉर्मूला वगैरह है उसको हमने याद कर लिया, लेकिन वहीं पर एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगी और कितनी होगी। 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगी यानी कि आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, और कितनी होगी यानी कि इस लोकेशन पर आपसे वो ई मैक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये चीज आपको वहां पर याद रखनी पड़ेगी, लेकिन समझ में तभी आएगा जब आपको ये मैक्सिमम मिनिमा पता होगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी, कितनी होगी, इसका मतलब क्या है। तो
तो इसीलिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर जैसे हम लोग पढ़ेंगे जब करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें मान लिया एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक हमने सेल कनेक्ट कर दिया और इस सेल का ईएमएफ हो गया ई और आर हो गया यहाँ पर जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब इसमें आपसे पूछा गया कि कितनी पावर ट्रांसफर हो रही, तो भाई P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये इतनी पावर ट्रांसफर हो रही यहाँ पर इस रेजिस्टेंस में, लोड में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये पावर जो ट्रांसफर है ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगी, उसके लिए कंडीशन क्या है, तो मैक्सिमम पावर यानी कि पावर तो जा रही लेकिन मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन क्या होगी, यानी कि अगेन मैक्सिमम मिनिमा का रिजल्ट आ रहा है और मैक्सिमम पावर के लिए ट्रांसफर के लिए कंडीशन क्या होगी, तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो कंडीशन सॉल्व होकर आती है R इक्वल टू आर, और वो मैक्सिमम पावर कितनी होगी, जैसे यहां पर दो क्वेश्चन आए ना, कहां पर और कितनी, तो कब होगी जब R और कैपिटल R बराबर होंगे, और कितनी होगी यानी कि P की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ऐसे ही हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर, जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में अलग अलग टाइप के इक्विलिब्रियम आते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट होता है वो आपको पूरा तभी समझ में आएगा जब आपको मैक्सिमम मिनिमा समझा हुआ होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होनी चाहिए। अब उसने पोटेंशियल एनर्जी का कोई फंक्शन दे दिया, मान लिया उसने ऐसे दे दिया कुछ, ठीक है, कि ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्स के साथ एक फंक्शन है, तो आपको ये बताना है कि मिनिमम पोटेंशियल मतलब ये सिस्टम स्टेबल होगा या स्टेबल होगा और कहां पर होगा, क्या होगा, तो हमें वो चीज चेक करनी है। तो हमें यू की क्या निकालनी होगी, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि जहां पर सिस्टम को स्टेबल होना है तो उसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। अनस्टेबल में मैक्सिमम कंडीशन आती, तो अगेन मैक्सिमम और मिनिमा आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें मैक्सिमम मिनिमा समझा होगा तभी हम इस टाइप की चीजों को आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसी के लिए पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आप यहाँ पर देखो सबसे पहले ये डायग्राम, इस डायग्राम में अगर आप यहाँ पर, ये डायग्राम बहुत बेसिक डायग्राम है, कई बुक्स में आपको मिल जाएगा। यही डायग्राम आसानी से चीजें इससे समझ में आ जाती हैं कि यहाँ पर क्या मैक्सिमम है क्या मिनिमम। तो जैसे कोई एक फंक्शन है, जैसे यहाँ पर हमने कह दिया कि ये है y और ये है यहाँ पर x, ठीक है। तो ये कोई एक फंक्शन आपको दे दिया गया, x को यहाँ पर को एज अ फंक्शन ऑफ x, तो उसको यहाँ पर ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ कर दिया गया। मान लिया उसका जो वेरिएशन है वो कुछ इस तरह का हो रहा है, ठीक है, इस तरह का वेरिएशन यहाँ पर हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखो कि जो यहाँ पर वैल्यू है, जैसे इसको हमने मान लिया x1 और जो यहाँ पर है उसको हमने मान लिया x2। तुम लोग क्या बातें करते रहते हो, क्या दिक्कत क्या है तुम्हारी, दिक्कत इसीलिए तुम्हारी दिक्कत समाप्त नहीं होती, हमसे बाद में तुम पूछने आते हो या आएंगे सर हमको कुछ समझ में नहीं आया, तो समझ में तुमको कैसे आएगा, जब हम समझा रहे हैं तो तुम आपस में तीनों लोग चारों लोग बातें करते रहते हो, तुम सबसे ज्यादा करते हो, फिर बीच वाला तो नेता है हमको लग रहा है, ठीक है, और ये दोनों लोग उसकी बातों पर समर्थन कर रहे हैं ऐसे लग रहा है। क्या करते, अभी तुमको बताया कि कंसंट्रेशन बनाओ अपना, ठीक है, थोड़ा सा, जब हम बताते तो तुम इधर उधर होते हो, बाद में तुम कहोगे हमको सर आया नहीं समझ, तो हमको खुद ही पता है यहाँ से, और हमको यही टेंशन है तुम समझोगे नहीं, बाद में हमारी खोप खाओगे आके वहां पर, हमारा टाइम खराब करोगे तुम। तो हमारा टाइम क्यों खराब करते हो, फालतू में तो खराब करते हो ना। अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया तो हम समझाएं, जैसे तुम क्लास में बैठ के एकदम कंसंट्रेट होकर समझ रहे हो तो तुम कुछ जेन्युइन क्वेश्चन पूछोगे आके, हमें वहां पर आते हो तो हालांकि वहां पर हम तुमको डांटते नहीं, कुछ कहते नहीं, समझा देते हैं, लेकिन हमें ये पता चल जाता है कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअल है या तुम्हारी अपनी गलती के कारण, ये हमें तुरंत पता चल जाता है। अगर कोई आके वहां कहते कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है, तो हमको पता चल जाता है तुम किस लेवल के हो, मतलब तुम क्लास में क्या कर रहे थे, हमें पता चल जाता है ना। हम कैसे मान ले तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया, तो तुम्हें जब सारी चीजें, जब एक एक पॉइंट हम बता रहे हैं, हमें पता है ना कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, तो हमें ये पता है कि अगर हमारे सामने कोई स्टूडेंट आके कहता हमें कुछ नहीं समझ में आया, तो वो कभी कभार कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया, कुछ स्टेप्स आपको नहीं समझ में आ सकते हैं या कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है उसमें कोई अगर कहता है तो हम मान सकते हैं कि हाँ आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा इसका लेवल ज्यादा है। लेकिन अब कई लोग आते हैं वो मल्टीप्लिकेशन में, अगर हम कहते हैं 2 यहाँ पर जो है L बराबर 2 है और वही एरिया वाला क्वेश्चन फिर से हम तुमको पका देंगे तुमको, अब वो कहते सर ये 2 into दे, हमको कुछ नहीं समझ में आया भाई ये क्या होता है, हम कैसे मान ले तुमको नहीं समझ में आया,
भाई ये तो समझ में आना चाहिए ना। तो हमें पता चल जाता है कि आपको समझ में आया है नहीं आया है, उसका रीजन क्या है। तो थोड़ा क्लास में जब बैठा करो तो थोड़ा शांति बनाए रखो, ठीक है। पता नहीं क्या इतना समझाने के बाद भी अकल में नहीं आता है। यूट्यूब देख देख के बहुत बुद्धिमान हो गए हैं। यहां पर देखो x1 और x2 जैसे दो वैल्यूज हैं, तो आप देखो ये फंक्शन जो यहां पर ऐसे जा रहा है, तो इसमें क्या कंडीशन है कि x1 पर आपको दिख रही है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू x1 पर दिख रही है। अगर आप x1 से कम है तो भी ये नीचे जा रहा है, x1 से आगे जा रहे हैं तो भी ये नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये जो यहां पर वैल्यू आएगी x की, अब ये वैल्यू अगर हम x से कम रख रहे हैं तो भी नीचे जा रहा है, और x से ज्यादा कर रहे हैं तो भी वो नीचे जा रहा है। मतलब ये कुछ ऐसा फंक्शन होगा जिसमें इस पर्टिकुलर वैल्यू पर आपको वो सबसे ज्यादा मिल रहा है y की वैल्यू, लेकिन आगे या पीछे जाने पर उसकी वैल्यूज कम हो जा रही हैं। तो जैसे कई बार आपको समझ में नहीं आता है कि अगर पीछे जाएंगे तो चलो ठीक है, x हम कम कर रहे हैं तो ये कम हो जाएगा, लेकिन हम x की वैल्यू ज्यादा करने पर ये कम कैसे हो जा रहा है। तो हो सकता है, अभी आपको एग्जाम्पल में बताएंगे। तो यहां पर ये कंडीशन हो गई, यानी कि x1 पर y क्या होगा, मैक्सिमम। अब ऐसे ही आप यहां पर देखो कि ये जो वैल्यू x2 की है, तो यहां पर इस तरीके से थोड़ा ग्राफ, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो क्या कंडीशन आपको दिख रही है कि इस x2 पर y की वैल्यू सबसे कम है। अगर आप उससे कम वैल्यू डाल रहे हैं तो भी उसकी वैल्यू बढ़ जा रही, और अगर हम आगे जा रहे हैं तो भी उसकी वैल्यू बढ़ जा रही। यानी कि ये वो पॉइंट हो गया जहां पर y सबसे कम होगा, यानी कि मिनिमम होगा, और ये वो पॉइंट होगा जहां पर y सबसे ज्यादा होगा। अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें और आपसे हम कहें यहां पर ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, तो आपसे हम कहें बताओ स्लोप क्या होगा, क्या होगा, tan 30 होगा ना, tan 30 डिग्री ये स्लोप हो जाएगा। अब मान लेते हैं ये जो लाइन है इसको हमने झुकाना स्टार्ट कर दिया ऐसे, ठीक है, नीचे की तरफ। तो अगर हम इस लाइन को ऐसे झुकाते चले गए तो एंगल कम हो रहा ना, और जब हमने इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल कर दिया तो एंगल कितना, यानी कि अगर ये जो लाइन है ये वाली, ये यहां पर हो जाए या इसके ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, कहीं पर भी हो जाए, मतलब ये हमारी मान लिया एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो अगर ये लाइन यहां पर भी होती या ऐसे होती या ऐसे होती, तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ही तो है। तो जब यहां पर पैरेलल हो जा रही तो एंगल क्या हो जा रहा है। इसका मतलब अगर इस पैरेलल लाइन के लिए हम आपसे पूछें कि स्लोप क्या होगा, tan 0 दैट इज इक्वल टू जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसका स्लोप 0 हो जाएगा। ये बहुत बार यूज होगा, आगे हम लोग ग्राफ में भी इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो इस लोकेशन पर, तो जब हम एकदम टॉप पॉइंट पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा, यानी कि टच करते हुए जो लाइन ड्रॉ की जा रही है, तो अगर आपको यहां पर दिख रहा है ये टच करते हुए लाइन जा रही है इस लोकेशन पर, तो ये लाइन जस्ट इस हाईएस्ट पॉइंट को टच करेगी, तो ये क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल। दिख रहा है ना आपको, टेंजेंट हमने ड्रॉ किया तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गया, और अगर ये पैरेलल है तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0, tan 0 दैट इज इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर आप मिनिमा की कंडीशन में देखो तो यहां पर भी वही सेम चीज है, मिनिमा पर भी आप यहां पर देखो तो ये लाइन अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ये लाइन इस पॉइंट को टच करते हुए जा रही, तो ये भी तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि यहां पर भी स्लोप क्या हो जाएगा, 0, यानी कि tan 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो मतलब यहां पर एक रिजल्ट आया। जैसे आपने देखा होगा, अगर किसी ने कभी थोड़ा बहुत मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा होगा, तो वहां पर एक कंडीशन बताई जाती है कि फॉर मैक्सिमा एज वेल एज फॉर मिनिमा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो मैक्सिमा के लिए भी dy बाई डी एक्स 0 रखा जाता है और मिनिमा के लिए भी रखा जाता है। क्यों, क्योंकि dy बाई डी एक्स एक्चुअल में क्या है, और स्लोप हमने देखा मैक्सिमा पर भी 0 है और मिनिमा पर भी 0 है। इसीलिए जब हमसे कहा जाता है मैक्सिमा तो भी हम dy बाई डी एक्स 0 करते हैं, और जब हमसे कहा जाता है मिनिमा तो भी हम dy बाई डी एक्स 0 करते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर, पहले तो जो पॉइंट दिख रहा है वो लिख लेंगे, एट x इज इक्वल टू x1, x1 पर इस फंक्शन में हमें दिख रहा है y इज इक्वल टू y मैक्स, एंड एट x इज इक्वल टू x2 y हमें दिख रहा है y इज इक्वल टू मिनिमम।
ठीक है, अब यहां पर देखो जरा, एक मिनट देखेंगे यहां पर, फिर लिख लेना अभी। यहां पर अगर आप देखो तो क्या लिखा हुआ है, एट बोथ द पॉइंट्स x1 x2, अभी आपको समझाया ना हमने x1 x2 पर, तो दोनों जगह पर क्या है, एट बोथ द पॉइंट्स x1 एंड x2 स्लोप dy by dx इज इक्वल टू 0। सो कंडीशन फॉर मैक्सिमा एज वेल एज फॉर मिनिमा, तो चाहे मैक्सिमा की कंडीशन देखो चाहे मिनिमा, दोनों के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, dy by dx इज इक्वल टू 0। इसको नोट कर लो। के लिए कंडीशन क्या होती है, कि कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या है। अब हम लोग आगे देखते हैं, जब दोनों के लिए एक ही कंडीशन है तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि मैक्सिमम कहां पर होगा और मिनिमम कहां पर होगा। तो उसके लिए हम लोग को अब कुछ लिखने हैं स्टेप्स यहां पर, ठीक है। तो हेडिंग यहां पर डालेंगे, टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट्स, टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट्स। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, जो स्टेप्स हम लोगों को यहां पर ध्यान रखने हैं। तो पहले, सबसे पहले क्या करना है, पहले नंबर पर लिखेंगे फाइंड, मतलब सबसे पहला काम क्या करना है, फाइंड dy बाई dx। पहले नंबर पर आपको फंक्शन का dy बाई dx फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप पर क्या करना है, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एज वेल एज फॉर मिनिमा क्या है, dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो जब आप dy बाई dx निकालते हैं तो आपको एक x का फंक्शन मिल जाता है ना, तो आपको यहां पर सेकेंड स्टेप में क्या करना है, पुट dy बाई dx इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ x। लेट वी फाइंड टू वैल्यूज x1 एंड x2, जैसा डायग्राम में दिया गया ना उसी के बेसिस पर लिख दिया जा रहा है। बाकी तो जब हम क्वेश्चन को ही करेंगे तो उसमें पता ही चल जाएगा। तो पुट dy बाई dx इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ x। जैसे जब dy बाई dx 0 रखेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपको x की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो वी फाइंड टू वैल्यूज, मान लिया दो वैल्यूज आपको मिलती हैं x1 एंड x2। फिर तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आपको यहां पर फाइंड करना है, फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर। फिर आपको dy बाई dx जो आपने फाइंड किया है उसी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और आपको मिलेगा d2y बाई dx स्क्वायर। तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट या चौथा स्टेप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको जो ये d2y बाई dx स्क्वायर मिला है इसी में उन x की वैल्यूज को रखना है। तो अगर हमें यहां पर मिल रहा है, जैसे इसमें फिर दो पॉइंट हो जाएंगे,
यहां लिखा हुआ है इफ एट x इज इक्वल टू x1 d2y बाई dx स्क्वायर इज नेगेटिव देन एट x इज इक्वल टू x1 y इज इक्वल टू y मैक्स। देखो यहां पर ध्यान देना, नेगेटिव पर मैक्सिमम होगा, और यहां क्या लिखा है एट x इज इक्वल टू x2 d2y बाई dx स्क्वायर पॉजिटिव देन एट x इक्वल टू x2 y इज इक्वल टू मिनिमम। नेगेटिव पर मैक्सिमम और पॉजिटिव पर मिनिमम होगा। क्यों होता है वो भी हम समझा देंगे आपको, पहले आप नोट कर लो इसे। तो ये जस्ट हम आपको बस समझा दे रहे हैं, बाकी इसको लिखना नहीं है कहीं पर। ये हमारे स्टेप्स रहेंगे। यहाँ पर जो ये पॉजिटिव, ये मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पर क्यों, नेगेटिव पर मैक्सिमम क्यों हो रहा है, पॉजिटिव पर मिनिमम क्यों हो रहा है, वो भी हम आपको समझा देंगे। तो ये जो स्टेप्स हैं, हम अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक स्टेप का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद भी होता है कि कहीं अगर d2y बाई dx स्क्वायर निकाला, किसी वैल्यू पर 0 हो गया, तब हम आगे क्या करेंगे, लेकिन वहां तक आपके यहाँ कभी पूछा ही नहीं जाएगा। आपके यहाँ तो यहाँ ये भी नहीं पूछा गया, आपके यहाँ तो यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है सेकेंड स्टेप पर। जब हम dy बाई dx 0 रखते हैं तो x की अगर 2 वैल्यूज मिलेंगी तभी तो हम डिसाइड करेंगे किस पर मैक्सिमा होगा किस पर मिनिमा। लेकिन आपके यहाँ अभी तक जो क्वेश्चन बनाए गए वो अगर मैक्सिमम के लिए बनाए गए तो उसमें वैल्यूज ही एक ही आती है। तो जब एक ही वैल्यू आ रही तो उसी पर मैक्सिमम होगा, अगर मिनिमम कहा गया तो उसी पर मिनिमम हो जाएगा। हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हमें पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कैसे हम चेक करते हैं। अब आप यहां पर देखो कि ये जो माइनस है इस पर मैक्सिमम क्यों हुआ और प्लस पर मिनिमम क्यों हुआ, तो वो हम आपको जस्ट ऐसे समझा दे रहे हैं यहां पर, ठीक है। जैसे आप यहां पर या इसी डायग्राम में बता देते हैं। जैसे इस डायग्राम पर देखो तो आपको अगर हम स्लोप की बात कहें तो स्लोप ये चीज समझ में आ चुकी है पहले से कि अगर ऐसे है, ये एंगल कोई थीटा है, तो यहां पर जब tan थीटा निकालेंगे तो उसी को हम इस लाइन का स्लोप कहेंगे। तो अगर ये लाइन है तो इसका थीटा 90 से कम होगा, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में, तो इसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा, क्योंकि tan थीटा इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। लेकिन अगर हम कोई लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें तो यहां पर अगर आप इधर से थीटा नहीं लेते, थीटा हमेशा उस साइड से लेंगे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है, उसमें बताया गया था ना एंटी क्लॉकवाइज वाला प्लस। तो यहां पर अगर हम ऐसे लेते हैं तो ये अगर लाइन ड्रॉ किया तो इसका जो थीटा होगा, थीटा हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेंगे जैसे बताया गया था, तो इसका थीटा 90 से ज्यादा दिख रहा है ना। तो अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे tan थीटा, तो अगर थीटा 90 से ज्यादा है तो हम किस क्वाड्रेंट में होंगे, सेकंड में। tan की वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा वो हो जाएगा, अभी लिखना कुछ नहीं, ये सब हम ग्राफ में आपको लिखवाएंगे भी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अभी हम ऐसे याद कर लेंगे कि ऐसे लाइन है तो स्लोप पॉजिटिव और अगर ऐसे लाइन है तो स्लोप नेगेटिव। अब यहां पर देखो, जब हम d2y बाई dx स्क्वायर की बात करते हैं तो इसका मतलब हमने आपको पीछे बताया था कि जब हम d2y बाई dx स्क्वायर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है d बाई dx ऑफ dy बाई dx, यानी कि ये जो यहां पर क्वांटिटी, इसको तो हम स्लोप बोलते हैं ना dy बाई dx को, तो हम स्लोप का चेंज देख रहे हैं। भाई dy बाई dx करने का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, तो हम स्लोप का चेंज देख रहे हैं। तो हम यहां जरा देखें कि जो स्लोप का चेंज है वो कैसा हो रहा है। तो आप ऐसे देखो कि जैसे ये हाईएस्ट पॉइंट है तो यहां पर मैक्सिमा पर हम चेंज देखेंगे, तो आप देखो चेंज कैसा मिलेगा। यहां पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसे, तो इसका जो स्लोप है वो मान लिया +4 है, ऐसे अज्यूम कर लिया, ठीक है, मान लिया वो +4 है। तो अगर यहां पर या +4 की बजाय जैसे लगभग 45 का वैल्यू आपको याद ही रहता है, tan 45 1 होता है ना, तो हमने इसको मान लिया कि ये स्लोप यहां पर आया +1 ऐसे। तो जब हम इधर लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो इसका जो स्लोप आएगा वो -1 आ जाएगा, -1 आ गया। तो इधर वाली लाइन का स्लोप +1, इधर का लाइन का स्लोप -1। अब अगर आप चेंज देखो तो अगर इस हाईएस्ट पॉइंट पर आप चेंज देखेंगे, जो रेट ऑफ चेंज हम निकाल रहे हैं, तो चेंज होता है फाइनल माइनस, तो फाइनल है माइनस और माइनस इनिशियल क्या है 1, तो ये हो गया फाइनल वैल्यू, फाइनल माइनस इनिशियल, और इनिशियल क्या है 1, तो माइनस, दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे, -2 ऐड हो जाएंगे। तो ये वैल्यू प्लस में आई है माइनस में, नेगेटिव आया ना। तो हमने क्या देखा कि जहां पर मैक्सिमा है वहां पर जो चेंज आ रहा है वो कैसा आ रहा है, इसीलिए आपको यहां पर बताया गया कि जब नेगेटिव होगा, जब स्लोप का रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होगा,
तो वो पोजीशन कौन सी होगी, मैक्सिमा की। तो इसकी जरूरत आपको नहीं है, बट मैंने आपको ऐसे समझा दिया क्योंकि कई बार आपके दिमाग में आता है कि यार ये माइनस पर मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि प्लस पर मैक्सिमम होना चाहिए, माइनस पर मिनिमम, लेकिन यहां पर वो वैल्यू है क्या या उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो नेगेटिव आ रहा है वहां पर, इसलिए वहां पर मैक्सिमा की कंडीशन में इसीलिए कहा गया कि नेगेटिव पर मैक्सिमम होगा। ऐसे आप यहां चेंज देखोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। आप यहां पर देखो कि जस्ट मिनिमा से पहले लाइन ड्रॉ करो, तो ये ऐसे जा रही ना, तो इसका स्लोप -1 है, तो अगर जस्ट मिनिमा के आगे जाएंगे तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, +1। अब यहां अगर आप चेंज निकालोगे तो जो चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस में है, तो ये यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 1, मतलब ये 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहां पर ये वैल्यू क्या आ रही, आपने देखा कि मिनिमा पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो मिनिमा पर पॉजिटिव, इसीलिए यहां लिखा गया कि जब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, मिनिमा होगा। तो समझ में आ गई बात, बस ये ऐसा एक बार समझ लेना था कि ऐसा कुछ होता है, बाकी आपको इसकी कोई जरूरत है नहीं, आप सीधे सीधे उसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम हटा देते हैं यहां से, ठीक है, इसकी कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया। अब एक एग्जाम्पल हम लोग कर लेंगे और वहां से हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे उसमें कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। ये एग्जाम्पल दिया गया है, y = 2x³ - 9x² + 12x - 3, then for which value of x y will be maximum and for which value of x y will be minimum। देखो उसने क्या कहा कि किन वैल्यूज के लिए y की वैल्यू मैक्सिमम होगी और किस वैल्यू के लिए मिनिमम, लेकिन साथ में उसने ये भी कहा आल्सो फाइंड y मैक्सिमम एंड y मिनिमम, आपको साथ में y मैक्सिमम और y मिनिमम की वैल्यू भी फाइंड करनी। तो हमने वहां 2 क्वेश्चन बताए थे आपको ना, जैसे हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होगी, एक क्वेश्चन, और कितनी होगी दूसरा क्वेश्चन। तो इस y की वैल्यू मैक्सिमम कहां होगी ये एक क्वेश्चन, और कितनी होगी वो दूसरा क्वेश्चन। तो आप वो दूसरा क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे, जैसे y मैक्सिमम या y मिनिमम पूछा गया। जैसे हम आपको बता दें कि ये y का एक फंक्शन है और हमने आपको बता दिया कि x = 1 जब आप रखोगे तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। तो अगर आपको y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, इसमें x 1 रख दोगे ना। जैसे अगर आपको हम ये बता दें कि x की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू मिलेगी आपको, उसके अलावा कुछ भी रखोगे तो वैल्यू आपको कम ही मिलेगी, आप चाहे करके देख लो। तो आपको अगर कहा जाए बताओ वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू 1 रख के सॉल्व कर लोगे, जो आएगा वही आप कह दोगे कि यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू। उसके अलावा कुछ भी रखकर आप चेक करोगे तो आपको हमेशा वैल्यू कम ही मिलेगी वहां पर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो जो स्टेप्स आपको बताए गए वही एक एक करके हमें स्टेप्स यहाँ पर अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले जैसे ये कहा गया, तो जो पहला स्टेप था हमारा फर्स्ट नंबर पर, उसमें कहा गया था dy/dx फाइंड करो। तो ये y तो लिखा ही है ऊपर, आप चाहें तो एक बार ऐसे लिख भी सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर y को चाहे तो एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पर y = 2x³ - 9x² + 12x - 3। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब आपको सबसे पहले स्टेप में dy/dx निकालना है, तो आप देखो इसका dy/dx क्या हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट हम करेंगे, 3 पहले आएगा तो 6 हो जाएगा x, और 3 - 1 2, ठीक है, 6x², वही nx n - 1, तो n पहले आया 6 और n - 1 हो गया 2। ऐसे ये हो जाएगा, क्योंकि x² का 2x, तो 2 और 9 क्या हो जाएगा 18, और ये क्या हो जाएगा 12, 3 हो जाएगा 0। तो ये हो गया पहला स्टेप। अब हमें दूसरा स्टेप करना है। दूसरे स्टेप में कहा गया पुट dy/dx = 0। तो हम dy/dx की जगह पर dy/dx को 0 रखेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, जब हम रखेंगे तो यह आ जाएगा इट इंप्लाइज दैट 6x² - 18x + 12 = 0, या फिर 6 इसमें से कॉमन ले लो आप, x² - 3x एंड +2 = 0। ठीक है, अब हमें करने हैं इसके फैक्टर्स। तो जब हम फैक्टर्स इसके करेंगे तो यहां पर लिख लेते हैं, यार इसको ऐसे नीचे लिख देते हैं, यहां पर हम नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा 6x² - 18x + 12 = 0, या 6 इसमें से कॉमन लिया
तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमें करने हैं फैक्टर्स। तो जब हम फैक्टर्स करते हैं तो क्या करते हैं, शॉर्टकट वाला कॉन्सेप्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर कुछ नहीं है तो हम इसे मान लेते हैं 1 एंड देन हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो है प्लस, और फिर हम लिख लेते हैं 1 इंटू 2। तो 1 और 2 को तो हम डिवाइड और कर नहीं सकते हैं, तो 1 और 2 से ही हमारा काम हो जाएगा। आप देखो 1 और 2 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। दैट मीन्स यहां पर इस 3 को हम लिख सकते हैं -1 और -2। अब आप चेक कर लो, -1 -2 ऐड करेंगे -3, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। चेक जरूर कर लेना, कभी कभी ये होता है ना कि साइन यहां का तो मैच कर जाता है, यहां का नहीं मैच करता है। तो यहां की वैल्यू मैच कर रहे हैं तो माइनस माइनस मतलब -1 -2 -3 हो गया, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर प्लस का साइन होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहां पर तो सोचो हम ये भी तो लिख सकते हैं 4 -4 और +1, तो ये भी तो -3 होगा, लेकिन क्या इसके ये फैक्टर हो सकते हैं? पहली बात तो साइन ही गलत हो गया, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या है प्लस, और दूसरा 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, जबकि यहाँ क्या है 2। तो आपको चेक भी करना है वहां पर, जैसे आपको हमने बताया था कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो रिजल्ट क्या निकला, x की 2 वैल्यूज आएंगी, ये जो है साइन चेंज कर देंगे तो एक 1 हो जाएगा, और इसका साइन चेंज करेंगे 2, साइन चेंज कर दिए जाते हैं, और डिवाइडेड बाई 1। डिवाइड करना ना भूले, हालांकि 1 से डिवाइड करने से कुछ मिलना है नहीं, लेकिन वो अपनी हैबिट में रखें, क्योंकि अगर मान लिया कहीं भूल गए, यहां पता लगा 2 होता डिवाइड नहीं करते तो गलत हो जाता। तो आपके पास रिजल्ट आ गया 1 और 2। तो x की देखो 2 वैल्यूज आ गई 1 और 2। अब हमें ये देखना है कि अब हम ये नहीं कह सकते कि 1 रखेंगे तो मैक्सिमम होगा, 2 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो मैक्सिमम होगा, 2 रखेंगे तो मिनिमम होगा। हमें यहां पर ये देखना है कि किस पर मैक्सिमम होगा किस पर मिनिमम, तो उसके लिए हमें d2y/dx² निकालना। तो पहले आप इतना नोट करो, नोट कर लिया यहां तक। अब हम लोगों को तीसरे स्टेप पर जाना है। तो जो थर्ड स्टेप हमारा है, वो थर्ड स्टेप क्या है, उसमें हमें d2y/dx² निकालना है। तो dy/dx यहां पर आपको पता चल गया है कितना है, तो हम अगर d2y/dx² निकालेंगे तो हम डायरेक्ट लिखेंगे d2y/dx² इज इक्वल टू, आप देखो यहां पर जब इसको हम स्क्वायर यहां पर 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार करके मिल गया, अब दोबारा इसी को तो करना, अभी हमने समझाया भी था आपको। तो आप यहां पर जब dy/dx को डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x² है, क्या आएगा 12x आएगा ना, ये 2 पहले आ जाएगा तो 12 इंटू एक्स, तो यहां पर हो जाएगा 12x। ठीक है, फिर क्या आएगा -18, x का हो जाएगा 1, तो यहां पर आ जाएगा -18, और फिर +12, तो 12 का क्या हो जाएगा 0, तो लिखने की जरूरत नहीं, यानी कि d2y/dx² की वैल्यू हो गई 12x - 18। ठीक है, नोट करेंगे जल्दी से। अब आपको चेक करना है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास 2 वैल्यूज है ना 1 और 2, तो आप एक बार 1 रखकर देखो प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, और एक बार 2 रखकर देखेंगे प्लस या माइनस, लेकिन साथ में आपको वैल्यू भी निकालनी, ये ध्यान रखना। y = जो 2x³ - 9x² + 12x - 3, तो आपको ये वैल्यू भी कैलकुलेट वहां पर करनी है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर चौथे स्टेप पर जाते हैं। फोर्थ स्टेप जो था, तो हम यहां पर रखेंगे एट x, पहली वाली कंडीशन एट x = 1 आया, तो इस पर जरा हम देखें d2y/dx² की वैल्यू क्या आती है। तो d2y/dx² यहां पर क्या है 12x - 18, तो हमने यहां रखा 12x - 18, फिर x की जगह रखेंगे हम 1, तो ये हो जाएगा 12 - 18 दैट इज इक्वल टू -6। हमें 6 से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ इसके साइन से मतलब है। इसका साइन क्या है नेगेटिव, और नेगेटिव साइन शो करता है मैक्सिमा को। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब हुआ कि एट x = 1 जो y होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, देयरफॉर एट x = 1 y = y max, या y will be maximum।
तो हमें एक चीज तो मिल गई कि x इक्वल टू 1 पर y क्या होगा, मैक्सिमम। लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ये भी तो पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, नाउ y इज इक्वल टू, y आपको कितना दिया गया था, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर एंड फिर प्लस 12x माइनस 3 प्लस 12x माइनस 3। हम रखेंगे इसमें पुट x इज इक्वल टू 1। तो जब हम यहां पर इसमें x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये y बन जाएगा y मैक्स, ठीक है, y मैक्स। और ये y मैक्स कितना होगा, यहां 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्यूब कुछ भी करेंगे 1 ही रहेगा, तो 2 माइनस 9 प्लस 12 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहां पर। तो ये y की मैक्सिमम वैल्यू यहां पर हो जाएगी। ऐसे ही आपको मिनिमम निकालना है। तो यहां पर हमने लिख दिया एट एक्स इक्वल टू 1, हमने डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला, ये नेगेटिव आया था मैक्सिमा, तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखी। तो किसमें, इसमें, इस वाले में x की वैल्यू 1, तो देखो y की वैल्यू आई है 2, तो यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसके बाद अगर आप इसके अलावा कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आपको, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो 2 है इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, 2 से कम ही मिलेगा, चाहे आप बढ़ा के रख लो और चाहे आप घटा के रख लो, ठीक है। जैसे आप देखो x इक्वल 2 रखा, तो ऐसे वहां पर आपको ये लग रहा था कि हम जब x की वैल्यू ज्यादा रखेंगे तो y ज्यादा ही तो आएगा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी थोड़े है, वो फंक्शन पर डिपेंड करता है। आपने देखा यहाँ पर 2 रखा तो माइनस यहाँ पर आया है प्लस, प्लस पर मिनिमम, यानी कि जब आप 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू मिनिमम हो जा रही है। आप देखो यहाँ पर 2 रखकर, तो ये y का जो फंक्शन था उसी में हमने 2 रखा, तो आप देखो 2 रखने पर क्या गया 1, ठीक है, समझ गए ना। तो 2 रखने पर ऐसा नहीं कि y की वैल्यू ज्यादा आ गई, y की वैल्यू कम आई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई 2 और मिनिमम 1। अब ये नियम मत बना लेना कि 1 पर 2 है तो 2 पर 1, पता लगा कहीं लिखना है तो 3 पर 4 आ गया तो कहा हाँ 4 पर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं, ये आपका रैंडमली आ गया,
जो भी चीजें यहाँ पर समझाने के लिए, बाकी वो आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था मैक्सिमा और मिनिमा का, जो यहाँ पर आपको बताया गया। भागो नहीं, रुके रहो थोड़ा सा, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया जिसमें मैक्सिमा मिनिमा में स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। पहले y लिखा dy बाई डी एक्स, फिर 0 रखेंगे, फिर उसमें वैल्यूज निकालेंगे, देन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर करना है, देन आपको यहाँ पर उनकी वैल्यूज रखकर चेक कर लेना है कहां पर मैक्सिमा और कहां पर मिनिमा। तो एक हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, वो करके दिखाओ जल्दी से। उसमें जगह नहीं होगी इसलिए कॉपी पे करेंगे आप। If y is equal to x cube माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, जो न्यूमेरिकल वाली कॉपी है उस पर आप कर लो, देन फाइंड y मैक्सिमम एंड y मिनिमम। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, then find y maximum and y minimum. पांच मिनट बाद क्या प्रॉब्लम हो गई? एक ही वैल्यू आ रही, कैसे आ सकती? जब वहां पर स्क्वायर होगा, क्वाड्रेटिक बनेगी तो दो ही है। हाँ, 0 एंड 2। y मैक्सिमम कितना आएगा? y मैक्सिमम 6 और y मिनिमम 2 आएगा। देखो जो वैल्यूज आएंगी तो वो 0 भी तो कोई वैल्यू होती है ना, इनडिटरमिनेट थोड़े है। क्या 0 वैल्यू नहीं होती? 0 भी वैल्यू है तो 0 भी आ सकता है आपका। तो इसीलिए क्वेश्चन दिया गया क्योंकि इसमें यही एक पॉइंट था और यही एक प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन डाला गया कि आप यहां पर जब इसको पहले स्टेप में आपने डिफरेंशिएट किया, आपने क्या किया? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x, 6 हो गया 0। फिर आपको अगले स्टेप में क्या करना है? dy बाई डी एक्स को रखना है 0। तो आपने dy बाई डी एक्स 0 रखा, मतलब यहां पर आपने रखा 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब यहां पर जैसे हम लोग जब ऐसी कंडीशन मिलती है तो हम सॉल्व कैसे करते हैं? हम ऐसे कर लेते हैं 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, तो एक x उड़ा दिया और फिर एक x की वैल्यू क्या आ गई? 2। अगर आपने ऐसे सॉल्व किया तब तो आपको एक ही वैल्यू मिलेगी, लेकिन यही चीज हमें बतानी थी और आपको हमने क्वाड्रेटिक के समय बताया भी था कि अगर स्क्वायर लिखा हुआ है यहां पर तो वैल्यूज 2 होंगी। उसकी जरूरत है नहीं है, उसका यूज है नहीं है, वो अलग मैटर करता है। लेकिन अगर यहां पर 2 है, स्क्वायर लिखा है, तो वैल्यूज उसकी 2 ही आएंगी। तो वो 2 वैल्यूज आप कैसे निकालते हैं? तो अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो वाकई आपके पास एक ही वैल्यू आएगी, क्योंकि एक वैल्यू आपसे इग्नोर हो जाती है। तो हम लोग जब भी ऐसा काम करते हैं तो उसमें ये ध्यान रखना कि वैल्यूज 2 ही होती हैं। कैसे? आप इसको कॉमन लो, जैसे करते हो 3x कॉमन लिया, क्या हो जाएगा यहाँ पर? x, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2। और फिर जैसे एज यूजुअल करते हैं कि आप 3x को जब आप 0 रखेंगे तो आपको x 0 मिलेगा ना, और ऐसे ही जब आप x माइनस 2 को 0 रखेंगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी? 2। तो 2 वैल्यूज आ गई ना, 0 और 2। कोई भी फंक्शन वेरी कर रहा है तो उसकी वैल्यू कहीं पर भी मैक्सिमम हो सकती है, 0 पर भी मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है। तो इस तरह से आपको 2 वैल्यूज मिले। देन आप यहां पर क्या करेंगे? थर्ड नंबर पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आप जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स को, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6 माइनस 6। हम लोग यहां पर इन्हीं वैल्यूज को रखते हैं। तो अब थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे हम लोग, उतना डिटेल नहीं लिखेंगे। तो यहां पर फोर्थ स्टेप में
हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0। तो जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा 0 माइनस 6 मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा। ठीक है, समझ में आ जा रहा है ना, वहां पर मैक्सिमा लिखा है मैंने। नेगेटिव मतलब मैक्सिमा। तो मैक्सिमा है तो हम यहां पर y की वैल्यू देखते हैं क्या है। y हमें दिया गया था एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। तो यहां पर रखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0। तो y आएगा मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम कितना आएगा 0 माइनस 0 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 6। ये y की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ऐसे ही हम लोग यहां पर, ये हो गया दूसरा पॉइंट, यहां पर देखते हैं एट x इज इक्वल टू 2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पर क्या आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है 6x माइनस 6। तो यहां पर रखेंगे तो यह आ जाएगा 12 माइनस 6 दैट इज प्लस 6। तो यह आया पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब है मिनिमम। तो फिर हम रखेंगे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 पुट x इज इक्वल टू 2। अब देखो 0 पर आपका 6 आया है, और जब आप 2 रख रहे हैं तो 6 से कम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहां पर अगर आप 2 रख रहे हैं तो ये आ जाएगा 6 माइनस ये आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा ये 8 आएगा ना, यहां पर आएगा 8, 2 की पावर 3 हो जाएगा ना, तो 8 माइनस 12, और ये क्या आ जाएगा 6। तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, देखो 0 रखने पर 6 आ रहा है, लेकिन जब आप 2 रख रहे हैं तो 2 हो जा रहा है यहां पर। तो मतलब ये हुआ कि कहीं पर भी उसकी वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम हो सकती है, वो इसी कॉन्सेप्ट से चेक हो पाएगा। ठीक, तो ये आपका जो डिफरेंशिएशन था वो आपका फिनिश हुआ। बहुत हमने आराम से आपको पढ़ाया है, बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है, मुझे खुद ही पता है कि हम कितना धीमे आपको पढ़ाएं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसीलिए बताया गया क्योंकि हमें ये पता है कि पूरे फिजिक्स में बहुत यूज होना है। अब आज ये पूरा फिनिश हुआ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगले टर्न पे जब आप आओगे तो हम लोग पहले डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस करेंगे, देन हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो जब क्वेश्चंस होंगे तो आपको फिर आना चाहिए डिफरेंशिएशन। अब हम वो एक एक स्टेप आपको नहीं बता पाएंगे, डायरेक्ट हम लोग करेंगे, इसलिए कई बार आप इसकी प्रैक्टिस करना। जितने एग्जाम्पल्स बताए गए बस वही आपके यूज के एग्जाम्पल्स हैं, उन्हीं को आप बार बार लगा लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, जितने हैं उनको आप बार बार लगा लेना, एकदम ऐसे समझ लो कि आपको रट जाए वो। बस उसके बाद आप देखो आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, वरना क्वेश्चन में 2 प्रॉब्लम आपके सामने आएंगे। एक तो क्वेश्चन का अलग कॉन्सेप्ट होगा, वो भी समझना, और ऊपर से तुम्हारे लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और मुसीबत करेगा। तो जब डिफरेंशिएशन प्रॉपर रहेगा आपका तैयार, तो आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम